जी आदरणीय आदरणीय सर। हाँ जी। जी जी जी। कनिका जी आ गई क्या? नहीं, कनिका जी। कनिका जी नहीं आए। हाँ आ गई है कनिका जी, आ गई। जी, बस मैं आ कनिका गई जी। हूँ। आ गई हूँ कनिका मैं जी जो। रिकॉर्डिंग कीजिए कनिका जी आप। ये कनिका रिकॉर्डिंग ऑन किया हुआ है, किसने किया है? और रिकॉर्डिंग तो ऑन मैंने हुआ किया है। कनिका जी मैंने ओके किया। डियर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं हम्म। आपका बहुत सहयोग मिल रहा है हम लोगों को। कनिका जी मैंने किया था, देखिए सही है क्या? सब मैं शुरू करना चाहता हूँ। हाँ सर, रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है, रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है। आप मुझे बस को होस्ट बना दीजिए साथ में। मैंने बना दिया है आदरणीय हाँ, आपको। हाँ। और रिकॉर्डिंग अभी शुरू हो जब गई। क्लास एंड होगा सर, उसको कन्वर्ट होने के लिए थोड़ा टाइम दीजिएगा, है ना? जी आपने आज ऑन किया लास्ट तो में। आपके उसमें सिस्टम में आ जाएगा। बिल्कुल, मैं ध्यान रखूंगा, 10 मिनट रुकूंगा आपका। आप मुझे थोड़ा मार्गदर्शन कर देना, 10:30 बजे आप रुक जाएंगे। हाँ सर, हाँ सर। जी। मैं हूँ सर। सर महेश वो भाई, मुझे को होस्ट भी कर दीजिएगा, महेश को भाई होस्ट साहब कर आपका दीजिएगा। स्वागत है। महेश जी आपका स्वागत है। एक मिनट, एक मिनट। नमस्कार सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। कुंदन शाश्वत जी भी जुड़े हैं, ये भी बहुत सारी विधाओं की जानकार है, दिल्ली से जुड़ते हैं। कुंदन जी का स्वागत है। कुलदीप शर्मा जी का स्वागत है। शीशराम जी का प्रणाम सर। जी प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। प्रणाम सर। जी प्रणाम। अरे, हमारे चोपड़ा साहब आ गए, जिंद हरियाणा से जुड़ते हैं और हमारे लिए बहुत सारी जानकारी, एक बहुत सारी डायरी कर दो, बननी चाहिए। बहुत सारी नई जानकारी हमेशा लेके आते हैं। ये रूम सबसे में जो ज्यादा जवान, सबसे जवान आदमी है हमारे कक्षा के श्याम सुंदर भाई। ये पूरे इंडिया धन्यवाद सर। में मात्र एक आंकड़ा है, लेकिन सबसे तेज तर्रार और बहुत ही फुर्तीले आदमी है। तो हमारे लिए ऐसे लोगों का साथ रहना बहुत आनंददायी होता है, सारी चीजों में काफी सक्रिय हो जाते हैं ये लोग। चलिए, 9:07 हो रहा है, अपन शुरू कर देते हैं आज की कक्षा। यस सर। जैसे कि बात हुई थी हमारी। सर शुरू करता हूं मैं। जी। मुझे एक बार को होस्ट जी बना सर, दीजिए। जी सर, जी सर, सर शुरू कर दीजिए। कनिका जी, मैंने आपको वो होस्ट बना तो दिया है। बना दिया है? आप एक बार सुनिश्चित करें। नहीं, नहीं बना है सर, कनिका वेब में होस्ट नहीं लिख के आ रहा। आपने ईशा जी को बना दिया शायद गलती से। किससे? किसको? ईशा। हाँ, ईशा जी। अरे जाइए। आप भी होस्ट नहीं है, अब ईशा जी है कोई होस्ट। हाँ हाँ, अरे आप तो आप तो होस्ट से ही हट गए हैं। अरे बाप रे, अभी ये कैसे कह रहा है? ईशा जी, ईशा जी आप सर को होस्ट बना दीजिए प्लीज। हाँ ईशा ईशा। जी क्लास में होंगी। ईशा जी वो बन गई होंगी गलती से। हो जाता है कभी कभी। ईशा जी सर को होस्ट बना दीजिए। ईशा जी क्लास में है। ईशा नाम से ज्वाइन किया हुआ है कोई, जो कि होस्ट बन हाँ गई है। जी, ईशा के नाम से है। या हाँ। पहले से शुरू करूँ, कैसे करूँ? हाँ मैं बना रही हूँ, 1 मिनट। ठीक है, ठीक है। जी जी जी। माफी चाहता हूँ, मेरे हाथ से कोई गलती हो गई। हाँ, मुझे को होस्ट और सर को होस्ट। जी। वो हो जाता है सर कभी कभी। ना, चलो अब क्लास अभी चालू करूँ। राकेश भाई देसाई जुड़ गए। राकेश भाई साहब, आपका स्वागत है। अजय। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। अजय पांडे जी भी जुड़े। अजय भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर, जी। मीनू सर जी, सबसे हाँ। जी आपका सबसे एक स्वागत है। गुजारिश है। सर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जी जब आपकी क्लास होती है ना सर, तो आप सभी के माइक को ना म्यूट करवा दीजिए प्लीज, क्योंकि वो डिस्टरबेंस होता है, क्योंकि कुछ लोगों के चलते रहते हैं। जी। सभी सभी मैं सभी को वही विनती करता हूँ, सभी लोग बिल्कुल जिम्मेदारी से सर अपने फर्ज निभाएं। रिकॉर्डिंग भी बिगड़ती है सर उससे। और बिल्कुल। दूसरा सर, वीडियो ऑन रहते हैं, आले तिरछे करते रहते हैं, फोटो बेलते रहते हैं, इरिटेशन होता है सर। जी तो बिल्कुल, प्लीज मैं सर ये सबको। थोड़ा सा, जो लोग राधा गंभीर हैं जी, वो ये सब ध्यान रखें। राधा जी आप होस्ट बन गए हो, सर को आप होस्ट बना दीजिए। राधा मैम। कभी राधा मैम आप सर को होस्ट बना दीजिएगा जब आप आएंगे। कभी अ, कभी मैंने होस्ट बना दिया था सखी। सर को अ, आते ही। सर को बना दिया। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ हाँ। नहीं 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 सर, अभी भी नहीं बने, मैक्स साहब अभी भी नहीं बने। आप होस्ट बने अरे, हुए हो। ये क्या हो रहा है? मैं तो सर को आते ही बना दिया था।
हाँ अब बना वो गड़बड़ हो गया ना कुछ। अभी हाँ मैंने अब हो गया सर। अच्छा अच्छा, अब हो गया ठीक है। सर, अब हो हाँ गया अब सर। हो गया, अब हो गए ठीक है ठीक है। चलिए ठीक है, आप क्लास शुरू कर सकते हैं। जी अब अभी मैं बाकी सबको म्यूट कर देती हूँ। के लिए आगे बढ़े आप। कनिका जी, कनिका जी रिकॉर्डिंग कर लेना याद से। रिकॉर्डिंग आपका चल रहा है सर, आपका चल रहा है। जी चलिए ठीक है। सबका हाँ स्वागत रिकॉर्डिंग है। चल रहा है, डोंट वरी। हाँ कल बहुत सारे लोगों का निवेदन था कि आप हाथ की रचना एक बार बताएं, कौन से ग्रह कहाँ उपस्थित है, कौन सी रेखाएं। तो ये एक प्रारंभिक जानकारी जो नए लोग हैं उनको देता हूं। मुझे लगा था कि इस कक्षा में लगभग सभी इस विधा के जानकार बैठे हैं, तो मैंने कभी वो प्रयास किया नहीं आप लोगों को इसकी जानकारी देने का। लेकिन अब मैं छोटी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। जैसे विनोद पाल जी ने मुझे कल पूछा था, पाल साहब ने, कि अ, ये उंगलियों की लंबाई कैसे गिननी है। तो पाल साहब ये देखिए, ये जीवन रेखा है। ये आपकी अंतकरण रेखा या हृदय रेखा। अब जीवन रेखा और हृदय रेखा के बीच में मैंने ये काले कलर का एक तीर, एक लाइन खींच ली है, जिसकी लंबाई आपके मध्यमा के लंबाई से आपको गिननी है। और उसके अनुपात में आप तय करेंगे कि कौन सा हिस्सा बड़ा है। अगर आपकी हथेली बड़ी है तो उंगलियां छोटी है, और उंगलियों की लंबाई ज्यादा है तो आपकी उंगलियां बड़ी हैं। इसको आप बहुत शांति से ध्यान में लेना। मात्र 1 मिलीमीटर का भी फर्क आता है, पूरा खेल पलट जाएगा। बहुत गंभीरता से लेना, ये गणित के तौर पे समझना। हम अनुमान से कोई काम नहीं करेंगे, हमारी कक्षा अनुमान पर नहीं चलती है। ज्यादातर जगहों पे जो सिखाया जाता है वो अनुमान सिखाए जाते हैं, और मेरा प्रयास यह है कि मैं आपको कभी भी अनुमान न दूं, प्रमाण दूं, एक तरीका दूं, और वो तरीका 100% परीक्षण किया गया हो, जिसको अनुमानित प्रमाणित किया गया हो। और मैं ऐसे तर्क दे रहा हूं जो मैंने पिछले 36 सालों से इस्तेमाल किए हो। तो आप इसका निश्चिंत होकर उपयोग करें। आपको कहीं भी कभी भी कोई दिक्कत आती है, मुझे संपर्क करें। कक्षा चल रही है या कभी कुछ सालों के बाद भी आपको दिक्कत आती है, तो मैं आपके लिए सदैव प्रस्तुत हूं। ये हो गई जानकारी आपके उंगलियों के अनुपात के लिए। उसके बाद जो नए लोग हैं उनके लिए देखिए, ये जो हमारे अंगूठे से एक लाल लाइन मैंने खींची है, यह है जीवन रेखा। यही से मैं एक लाइन खींच रहा हूं जो हाथ को दो हिस्सों में विभाजित करती है, यह है मस्तिष्क रेखा। ये जो उसके ऊपर और एक लाइन मैं लाल कलर की खींच रहा हूं, यह है आपकी हृदय रेखा। ये तीन प्रमुख रेखाएं। इसके बाद एक नीचे से ऊपर एक रेखा खींची है मैंने खड़ी, वो है आपकी भाग्य रेखा। और फिर बहुत सारी रेखाएं हैं जो बाद में कभी हम समझेंगे, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। आप समझ लो, ये बृहस्पति या गुरु ग्रह है जो तर्जनी के नीचे है। मध्यमा के नीचे आपके शनि का निवास है। रवि पर्वत या अनामिका के नीचे रवि का निवास है। बुध के नीचे आपके बुध यानी कनिष्ठा के नीचे बुध पर्वत का निवास है। ये कनिष्ठा है, कनिष्ठा के नीचे बुध है। यहां नीचे लूना लिखा है यानी चंद्रमा है। और यह है विनस यानी शुक्र। आप ये जानकारी आपको इंटरनेट पर भी बहुत आसानी से मिल जाएगी। बस मोटे मोटे तौर पे मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं। जो भी जानकारी जब भी चाहिए आप इंटरनेट से भी ले सकते हो। और ये पीपीटी आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए, तो आपके पास ये भी एक फोटो रहेगा, और इसके साथ आप आगे की पढ़ाई कर सकते हो। तो ये जो प्रारंभिक जानकारी, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। अब आज से हम और एक नए हाथ की तरफ चल रहे हैं। ये है चमचाकार हाथ या कर्मठ हाथ। कर्मठ का अर्थ बहुत गहन है हिंदी में। जो लोग निरंतर कार्यरत हैं और कार्यों में विश्वास करते हैं, अनुशासित स्वरूप से अपने जीवन को जीते हैं, ऐसे कर्मठ लोग हैं। और इसे चमचाकार हाथ कहा जाता है। हमारा जो चम्मच है खाने का, वो कुछ ऐसा होता है जैसे इसका जो ऊपरी हिस्सा है
वो थोड़ा बड़ा है, और जो निचला हिस्सा है ये छोटा है। सर ये बिना उंगलियों के देख रहे हैं ना हम? बिना उंगलियों के, उंगलियों का इसमें कोई लेना देना नहीं, हथेली की जानकारी हम ले रहे हैं। उंगलियों का पूरा अभ्यास अलग से आएगा। उंगलियों के पोर, उंगलियों के ऊपरी हिस्से, सिर, उंगलियों के अलग से आएगा। आप फिलहाल इस हथेली को देखो, आपको ध्यान में आएगा ये हथेली जो है, इसकी जो ऊपरी स्थिति है, जहां बुध पर्वत है और गुरु पर्वत है, चंद्रमा है और शुक्र पर्वत है, ये जो है निचला हिस्सा जो है, जहां आपकी हथेली खत्म होती है, वहां ये दो जो ग्रह उपस्थित है, इनकी चौड़ाई कम हो गई है, और ऊपर जो गुरु और बुध है, इनकी चौड़ाई बढ़ गई है। ये थोड़ा विस्तार यहां पे हो गया। देखिए यहां पे ध्यान में लीजिए, मैंने एक छोटा सा चम्मच का आकार बना दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे हैं, इसको बहुत गंभीरता से समझें। अगर ये नहीं समझा तो संभवतः आप हस्तरेखा को चूक जाएंगे, क्योंकि ये केवल आकार नहीं है, आपके विचार करने का तरीका है। आपके विचार आपके कर्मों को जन्म देते हैं, आपके कर्म आपके जीवन में आपके भविष्य का निर्माण करते हैं, और भविष्य की दिशा में बढ़ते हुए आप आपके जीवन में फिर कौन सी दिशा में बढ़ेंगे ये तय होता है। भविष्य कभी भी आपका आपसे अलग नहीं है। मैं लगभग पिछले 36 सालों से, 1990 से मैं इस चीज का अभ्यास कर रहा हूं। मैं या मेरे से बहुत ज्यादा या मेरे से बहुत कम समय इस लोग विषय को अभ्यास करने वाले बहुत सारे लोग हैं। जिसकी ईश्वर के प्रति अपार श्रद्धा है और ईश्वर की उसके ऊपर बहुत सारी कृपा है, वो इस विषय में बहुत आगे बढ़ गया होगा। जरूरी नहीं कि मेरे 35-36 साल ही बहुत है, संभवतः आपके 2-5 साल भी मेरे से बेहतर रहे होंगे। मैं कोई ये दावा नहीं करता हूं, लेकिन मेरा ये दावा है कि आपका भविष्य आपके बचपन से चल रही यात्रा का कहीं ना कहीं संबंधित है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके जीवन में आपके आपके बचपन से, आपके पूर्व जीवन से, जब जहां से आपने जीवन शुरू किया वहां से आज तक की ऐसी कोई भी घटना नहीं है जो आपके आने वाले भविष्य से संबंधित नहीं है। हर चीज आने वाले चीज से संबंधित, बस वो कौन से समय कब आएगी, कैसे फलित होगी, ये हमेशा ध्यान रहे कि भविष्य आपका आप ही लिखते हो। वो नाट्यमय तरह से कभी भी आपके सामने नहीं आता, और नाट्यमय रूप से वो आपके जीवन में कभी प्रवेश भी नहीं करता। बहुत कम लोगों के जीवन में ऐसे हादसे होते हैं जिसमें नाट्यमय चीजें कुछ हो जाती है, जिनका उनके जीवन से कोई वास्ता नहीं है, जिनके पहले जीवन में उन्होंने वैसा कोई अनुभव किया नहीं, ऐसी चीज एकाध से, लेकिन ऐसे हादसे बहुत कम है। ऐसा कहते हैं सत्संगत्वे निस्संगत्व, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वम निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वम निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। मित्रों ये बहुत बड़ा विधान है अगर गंभीरता से आप इसको लेते हैं, क्योंकि आज मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये चमचा का रात है। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, अच्छे लोगों की संगति करो, सारे गलत लोगों की संगत खत्म हो जाएगी, आप मोह से बाहर निकलने लगो। निस्संगत्वम निर्मोहत्वम, जैसे ही गलत लोगों का संपर्क कम हुआ, आपके जीवन में मोह कम हुआ, ईश्वर प्राप्ति की तरफ आप गतिमान हो गए। निर्मोहत्वम निश्चल तत्वम, जैसे ही आपके सभी मोह खत्म हो गए, आपके व्यक्तित्व में एक शांति आ गई, और ईश्वर के प्रति आप स्थिर हो गए, और स्थिर होके फिर निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति, आप मुक्ति की दिशा में, भगवान की दिशा में चल रहे। अब जो यात्रा होगी वो धीरे 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 आज्ञा चक्र और सहस्त्रधार चक्र की तरफ चले।
बुद्धि की यात्रा होगी। शुरू में आपने देखा बिल्कुल अविकसित हाथ है जिसमें ऊर्जा मूलाधार में जाके बैठी, उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं। मूलाधार में अगर ऊर्जा जाके बैठी है तो वो आदमी कभी मुक्ति के बारे में सोचेगा नहीं, वो सोचेगा मेरे जीवन के जो प्रथम कर्तव्य है, जल, नींद, खाना और मैथुन, इन्हीं चीजों में वो आदमी बंधा रहे और उसकी वो गलती नहीं। लेकिन यहां देखिए, यहां धीरे धीरे ऊर्जा ऊपर उठ रही है और वो ऊपरी तरफ जा रही है। इससे भी बेहतर और एक हाथ आज हम समझेंगे। तो ये यात्रा जो है आपके अब भविष्य का निर्माण करने वाली यात्रा है। आपको आपके हाथ का आकार अगर ध्यान में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा आपका कौन सा चक्र सक्रिय है। संभवतः बहुत सारे लोगों के हाथ में गांठें विकसित हैं, लेकिन मैं 2 दिन से सबको आह्वान कर रहा हूं कि आप, अगर आपकी दोनों गांठें विकसित हैं, आपके हाथ का आकार प्रकार आप समझ रहे हो, तो कक्षा के ऊपर जरूर कुछ भेजो, कुछ लिखो, कुछ बहस करो, कुछ बातें दो, कुछ बातें लो। आप बात करेंगे तभी तो मैं समझूंगा कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। मैं सत्संग करने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको कुछ देने के लिए आया हूं। आप उसे ले रहे हो या नहीं, इसको समझना है। मैं चाहता हूं आप समझे इस चीज को। सत्संग में तो आपको लेना या देना इससे कोई महत्व नहीं होता है। बहुत कम लोग सत्संग करते हैं, ज्यादातर लोग अपना समय वहां पे बिताते हैं। सत्संग का बहुत गहन अर्थ है, वो बहुत कम लोगों को समझ में आता है। आपको कोई विषय बदलना है, घर के तनाव से मुक्ति पानी, इसलिए आप सत्संग में चले गए, लेकिन सत्संग तो ईश्वर के दरवाजे पे जाना है। हम उस स्थिति को तो बहुत बाद में उपलब्ध होंगे मित्रों, लेकिन पहले हम ज्ञान को तो समझ ले। आप अगर मुझे समझ रहे हो, आप इस विषय को समझ रहे हो, तो आपकी सारी जानकारी, आपकी जिज्ञासा, आपकी मनीषा सब साझा करो। जैसे मांडुक्य उपनिषद के बारे में हमारे चोपड़ा साहब ने बहुत अच्छी जानकारी भेजी। ऐसे सक्रिय रहे, कुछ आप ले रहे हो और कुछ आपको मिल रहा है, इस दिशा में मुझे संतुष्टि हो जाएगी। मैं कुछ दे रहा हूं जिसको आप ले भी रहे हो, इसे केवल मनोरंजन ना समझे, इसे आपके जीवन की एक नई पहल समझे, एक अध्यात्म की दिशा में, ईश्वर की दिशा में और ज्योतिष शास्त्र के एक नए प्रांत की दिशा में आपका ये सारा अभ्यास होना चाहिए। तो चमचाकार हाथ या कर्मठ हाथ, इसकी छोटी सी कलाई और विस्तारित हाथ। कलाई में यह हाथ थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन जैसे ऊपर उंगलियों के तरफ जाता है, उंगलियां जहां पर भी विराजमान है, इसके नीचे ये चौड़ा हो गया नीचे, और उसके नीचे कलाई के स्थिति में ये छोटा है। इसे कहेंगे हम चमचाकार। क्या होता है चमचाकार या कर्मठ हाथ? हाथ के तीसरे प्रकार में चमचाकार अथवा कर्मठ हाथ आता है। ऐसे हाथ को चमचाकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी कलाई अथवा उंगलियों के जोड़ों के पास हथेली असाधारण रूप से चौड़ी हो जाती है। देखिए, उंगलियों के जोड़ों के पास ये असाधारण रूप से चौड़ी हो गई। ऐसी हथेलियां जब कलाई के पास चौड़ी होती है तो उंगलियों की ओर होते हुए कुछ नुकीली हो जाती है। लेकिन यदि हथेलियों की चौड़ाई उंगलियों की जड़ के पास अधिक हो तो नुकीलापन कलाई की ओर दिखाई पड़ता है। देखिए, आप इसको बड़े गंभीरता से समझिए। हमें नुकीलापन कलाई की तरफ देखना है, विस्तार कलाई की तरफ नहीं, उंगलियों की तरफ देखना है। चमचाकार हाथ भी अपने आप में कई विविधता समेटे हुए हैं। ऐसे भी होते हैं कि ऊपर छोटा नीचे बड़ा, या नीचे बड़ा ऊपर छोटा। ऊपर बड़ा होना, कलाई के पास छोटा होना और उंगलियों के पास बड़ा होना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जैसे कि चमचाकार हाथ यदि कठोर अथवा दृढ़ हो, व्यक्ति उत्तेजित प्रकृति का होता है। ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति काफी सजग रहते हैं। मित्रों,
ये जो चमचाकार हाथ है ना, इसका एक विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति है जिसे हस्तरेखा में इस हाथ के लिए बहुत बहुत जिम्मेदारी से समझा गया है, जाना गया है, इसका अभ्यास किया। मैं आपके सामने रखूंगा, एक एक शब्द के ऊपर ध्यान देना। ये लोग काफी उत्तेजित प्रकृति के होते हैं, इसीलिए तो कर्मठ कहा जाता है, उत्तेजित प्रकृति बहुत। सर एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। हाँ। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए। ये जो जो उत्तेजित हो जाते हैं उनका हाथ ऊपर से चौड़ा होगा या कलाई की तरफ से चौड़ा होगा? नहीं, कलाई के पास छोटा और ऊपर की तरफ चौड़ा चाहिए। वो लोग जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। हाँ जी, ये उत्तेजित ठीक। प्रकृति के होते हैं। ठीक। ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति काफी सजग रहते हैं। देखिए, सजग, अपने लक्ष्य के प्रति सजग होना, ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण बात है। मित्रों, अभी एक बहुत बहुत बड़ी बात हुई, शायद आपको मालूम होगा, मुझे मालूम नहीं आप लोग कितना अंतरराष्ट्रीय राजनीति को पढ़ते हो। एक एक बात बताता हूं जिसमें सजगता का बहुत शानदार प्रमाण आपको मिलेगा। आप जब भी कक्षा में आएंगे, आपको कुछ अलग जानकारी में देने का मेरा प्रयास रहेगा। 2 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति चाइना गए थे अपने कुछ 20-25 अमेरिकी अभ्यागतों को लेकर। जो अमेरिका के श्रेष्ठतम अभ्यागत है, विशेष लोग हैं, जो जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, टेस्ला है, इनके सारे प्रमुख, एनवीडिया उसके प्रमुख। एनवीडिया तो ऐसी कंपनी है जिसका टर्नओवर आज हमारे देश के जीडीपी से ज्यादा है, 5 के करीब चला गया है। ऐसा ऐसी कंपनी जो हमारे देश के जीडीपी से ज्यादा है। कनिका जी, किसी का स्पीकर ऑन है तो कृपया बंद करवाएं। ये सारे अभ्यागत चले गए चाइना। मित्रों, लेकिन देखिए, एक बात हुई जो शायद आपने किसी ने पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, मुझे मालूम नहीं। जैसे ही ये सारे लोग अमेरिका के एयरफोर्स 1 नाम के जहाज में बैठे हैं, इन सबको एक बहुत गंभीर सूचना दी गई कि सभी लोग अपने मोबाइल फोन, टैबलेट, टैब, मोबाइल फोन, चार्जर, चार्जिंग की वायर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने साथ नहीं लेगा। सारी चीजें अमेरिका की धरती पे छोड़ देगी। अब इसमें एप्पल के प्रमुख टिम कुक भी थे। उनको भी सख्ती से बताया गया कि भाई साहब, आपका एप्पल का फोन यहीं पे छोड़ दीजिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपके साथ नहीं जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं जाएगा। अब देखिए, ये जो लोग हैं ना, ये विश्व के श्रेष्ठतम लोग जा रहे हैं। मतलब जो 20 लोग हैं, संभवतः विश्व की सर्वोच्च स्थिति वाले लोग कहां जा रहे हैं? चाइना, जिसमें राष्ट्रपति खुद डोनाल्ड ट्रंप है। किसी के पास फोन नहीं है, किसी के पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं। कल को कुछ होता है तो क्या करेंगे? कितनी बड़ी आपत्ति आ जाएगी। हम मोबाइल फोन लेके नहीं जाते हैं तो हमारे परिवार वाले बोलते हैं, भाई साहब फोन लेके जाइए, कुछ आपत्ति आई तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हम तो बहुत छोटे हैं, हमारा कोई अस्तित्व भी नहीं। लेकिन जो 20-25 लोग गए थे, वो एक चुटकी में दुनिया की पूरी स्थिति बदल सकते। इतने शक्तिशाली लोग गए, सारी चीजें अपने घर पे रखने के लिए बोल दी उनको। जो खुद फोन बनाता है एप्पल वाला, उसको भी बोल दिया आपका फोन रख दो, कोई भी फोन आप नहीं लेंगे। अब उनको क्या दिया गया? बर्नर फोन। ऐसे फोन जिनके नंबर तक नहीं होते, ऐसे फोन जो केवल इन 15-20 लोगों के साथ ही जुड़े होंगे, और जैसे ही इन लोगों का काम खत्म हो गया, उसको जला दिए जाएंगे। ये इंटरनेट से जुड़े नहीं है, ना ही किसी विश्व की कोई चीज से। इनको कोई भी लिहाज से चार्जिंग भी नहीं करना है। 3-4 दिन की बैटरी फुल करके दे दी। मित्रों, बड़ी सावधानी से सुना, ये क्या हो रहा है दुनिया में। मैं क्यों बता रहा हूं? ये चमचाकार हाथ के लोगों की व्यक्तित्व की स्थिति है। हमेशा बहुत सजग रहते हैं। मैंने एक ही शब्द आपको बताया, ये व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति काफी सजग है। देखिए कितने सजग है लोग। इसका कारण क्या बताया गया? चाइना वाले आज तकनीक में इतने आगे निकल गए हैं कि संभवतः जैसे ही आप उनके धरती पे उतरो, वो आपके सारे फोन, आपके गैजेट्स, आपकी जो भी चीजें, आपको हैक कर लेंगे।
अमेरिका की पूरे राष्ट्र की जो भी जितनी भी जानकारी वो प्रतिक्षण चाइना में जाती है, क्योंकि अमेरिका में जितने भी कैमरे लगे हैं वो चाइना के लगे हैं, और चाइना वालों ने उसके द्वारा संपूर्ण अमेरिका को हैक कर लिया, अमेरिका के व्हाइट हाउस को हैक कर लिया, अमेरिका की सारी चीजों को हैक कर लिया। कुछ 2 साल पहले जब ये चीज सबके सामने आई तो उन्होंने वो सारे कैमरे हटवाए। आज इतनी दहशत है चाइना की कि यूएस एयरफोर्स वन, जो केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए आज दुनिया का सबसे महंगा जहाज है, हवाई जहाज, उसमें 20-25 अभ्यागत जा रहे हैं, कोई संपर्क माध्यम नहीं, वहां उतरेंगे, कोई चीज में आप चार्जिंग नहीं करेंगे, उनकी कोई चीज को हाथ नहीं लगाएंगे, ना ही उनकी कोई चीज आपके साथ लेंगे। चाइना में वो गए, वहां से निकले, सारी चीजें जो भी उनको भेंट स्वरूप मिली वहीं पे चाइना की धरती पे सारी जला के खाक कर दी। इन सभी लोगों के फोन चाइना की धरती पे खाक कर दिए, बिल्कुल आग में जला के खाक कर दिए। कोई कोई जानकारी नहीं देनी है मित्रों। इतनी चाइना की टेक्नोलॉजी आगे चली गई है कि आज दुनिया के श्रेष्ठतम लोग, निको जैसे आपका मार्क जुकरबर्ग है, स्टीव जॉब्स के जो प्रतिनिधि टिम कुक है, और एनवीडिया के प्रमुख है, जो टेक्नोलॉजी के आज की दुनिया के बेताज बादशाह, वो लोग तक अंदर से हिल गए कि चाइना उनको कहाँ मात दे देगा, कहाँ परास्त कर देगा, मालूम नहीं पड़ रहा है किसी को। चाइना मित्रों बहुत आगे चला गया, इतना आगे चला गया कि संभवतः, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, मैं कोई बड़ा बयान नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो जिस युग में जी रहे हैं मित्रों, संभवतः हमसे 500 साल आगे हैं। जैसे ही चाइना के अध्यक्ष को पहली ही मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप मिलते हैं, और एनवीडिया के जो प्रमुख है, उनकी बहुत सालों से एक बहुत बड़ी मनीषा थी कि ताइवान की जो ताइवान चिप मेकिंग कंपनी है, उसकी चिप सब एनवीडिया को जाती है बन के, और वहां से फिर सारी दुनिया को पहुंचाते हैं। तो उसके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए हैं उसको हटवाने थे। तो चाइना वालों ने आपके ट्रम्प साहब को, जो ट्रम्प किसी को भी नहीं डरता है, जो कुछ भी करने में सक्षम है, उसकी एक चुटकी बजेगी तो संभवतः देश कोई मिट जाएगा, पृथ्वी के ऊपर से कोई देश मिट जाएगा। उसको शी जिनपिंग ने बोल दिया, भाई साहब अगर आपको सुरक्षित रहना है इस धरती पर, अगर आप कोई युद्ध नहीं चाहते हैं, अगर आपको आपके दिलो जान की थोड़ा भी डर है, थोड़ी भी कोई आपको परवाह है, चाइना के ताइवान के बीच में ना आए, अन्यथा हम आपको खत्म कर देंगे। मित्रों, ऐसी धमकी से उसने ट्रंप को वहां से भगा दिया। पहले 2 घंटे में ट्रंप के छक्के छूट गए, ट्रंप बेहाल हो गए, और जो आदमी कुछ डिप्लोमेटिक डिसीजन लेने के लिए, राजनीतिक कार्य करने के लिए चाइना गया, वो आदमी खाली हाथ लौटा, बगैर कोई शब्द जबान से निकालते हुए, बिल्कुल एक चुपचाप बच्चे को, जैसे उसके शिक्षक बहुत कड़ी सजा देते हैं और बोलते कि अब जाओ तुम्हारी जगह पे बैठो, वो बच्चा अपने आप अपनी जगह पे जाके बैठता है, ऐसे ट्रम्प की हालत कर दी। और आप जानो, ये लोग इतने डर के माहौल में गए और उतने ही डर के माहौल में चाइना से वापस अमेरिका है ये लोग। और ये जो स्थिति है, समय के प्रति हमेशा सजग रहना। आपके अंदर चेतना का विकास कहाँ हुआ है, कितना हुआ है, ये आपका हाथ बताता है। चेतना तो ब्रह्मांड में सब जगह फैली पड़ी है, लेकिन चेतना सब में अलग अलग जगह पे रुकी हुई है। किसी की मूलाधार में, किसी की स्वादिष्ठान में, किसी की मणिपुर में, किसी की विशुद्ध में, किसी अनाहत में, किसी की आज्ञा में, और किसी की सहस्त्रधार। मित्रों, ये समझेंगे हम चमचाकार हाथ में कि इनकी ऊर्जा कहाँ ठहरी है। ये बहुत सजग है, बहुत गंभीर है समय के लिए। अगर आपका हाथ चमचाकार है, आप ईश्वर की असीम कृपा के धनी हो, आप काफी सजग हो, हमेशा सामने वाली परिस्थिति के लिए तैयार रहते हो। मित्रों, हमें लोगों के हाथ तो बाद में देखने हैं, हमें खुद का हाथ पहले देखना है कि मैं कौन हूं, किस कारण से इस धरती पे आया हूं, और मेरा अंतिम उद्देश्य क्या है। मुझे ईश्वर के चरणों में जाना है, या मेरा काम केवल अपने जीवन के जो परम सुख है,
नींद, खाना पीना उसी में ही रुकना, ये सारा आपको समझना होगा। इसलिए आप इन चक्रों की स्थिति की और चेतना के विश्राम की स्थिति समझें। लेकिन यदि चमचाकार हाथ गद्देदार अथवा कोमल हो तो व्यक्ति के स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन, अस्थिरता होती है। चमड़ी खिंची हुई और टाइट जाए, थोड़ी भी ऐसी गद्देदार, ऐसी आसानी से दबने वाली हो जाए तो ये लोग बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी काम को देर तक जमकर नहीं कर पाते, बल्कि काम टुकड़ों टुकड़ों में निपटना पसंद करते हैं। ऐसे हाथ वाले व्यक्ति कभी क्रियाशील होते हैं तथा स्वतंत्रता के प्रति इनमें भी गहरा लगाव होता है। अब बहुत महत्वपूर्ण चीज पे आप आ जाओ। चमचाकार यानी अपने स्वतंत्रता के प्रति काफी गंभीर होना। मित्रों, ये शब्द जो है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता। आज की तारीख में किसी को किसी का कोई बंधन नहीं चाहिए। हम हर रिश्ते को इतनी कम अहमियत दे रहे हैं। थोड़ा भी आपके जीवन में कहीं कष्ट आ गया, कोई आपत्ति आ गई, हम सामने वाले से अपना पल्ला छुड़ा के भागते हैं। फिर या तो लड़ाई करेंगे या तो हम नाराजगी से निकल जाएंगे, लेकिन हम एक सम्मान से वहां जुड़े रहते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हम स्वतंत्रता के प्रति काफी जागरूक हो गए हैं। क्या है स्वतंत्रता? क्या स्वतंत्रता आपको आपके रिश्तों का सम्मान करना नहीं सिखाती है? बिल्कुल सिखाती है, लेकिन स्वतंत्रता का गलत हमने अनुभव अभी कर लिया है। स्वतंत्रता हमें अब अपने रिश्तों से ज्यादा महंगी लग रही, ज्यादा महत्वपूर्ण लग रही है, और रिश्ते काफी सस्ते हो गए। देखिए, ये जो सारे लोग हैं ना, चमचाकार हाथ वाले, स्वतंत्रता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनको किसी के भी साथ लंबे समय तक जुड़े रहना पसंद नहीं है। इनको इनका व्यक्तित्व खुला रखना है, आसान रखना है, सहज रखना है। ऐसे हाथ वाले लोग कभी क्रियाशील होते हैं तथा स्वतंत्रता के प्रति इनमें गहरा लगाव होता है। चमचाकार हाथ वाले जातक आविष्कारक, खोजकर्ता, मैकेनिक, इंजीनियर, समाज सुधारक अथवा नाविक होते हैं। खोज करना इनका बहुत महत्वपूर्ण काम, बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो फिर ये कौन है? खोज करता है। दुनिया की जितनी भी खोज कार्य में लोग जुटे हैं, वो सभी चमचाकार हाथ वाले। जो श्रेष्ठतम खोजें आज तक इस दुनिया में हुई, सारी चमचाकार हाथों के कारण हुई। हाँ, इससे दूसरे भी हाथ उसमें योगदान देते हैं, ऐसा नहीं कि यही योगदान देते हैं, लेकिन खोज करने का कार्य चमचाकार हाथों के पास थोड़ा ज्यादा दिया गया है। प्राय यह क्षेत्र में इस प्रकार के ये व्यक्ति मिल जाएंगे। देखिए, जो खोज करता है, मैकेनिकल इंजीनियर है, समाज सुधार। मैकेनिकल इंजीनियर क्यों? मशीन बनाना और इंसानी श्रमों को कम करके काम जल्दी से पूरा करने के लिए मशीन को नया बनाना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठतम स्थिति है, क्योंकि जब आदमी बैलगाड़ी से चलता था तो समय बहुत खराब होता था। उसके बाद रेलगाड़ी आई और जीवन बदल गया। उसके बाद हवाई जहाज की खोज लगने के बाद तो बिल्कुल आपकी ये जो सारी धरती है छोटी हो गई। 20 घंटे में तो आप यहां से अमेरिका में चले जाते हो। भारत से अमेरिका केवल 20 घंटे में, 24 घंटे भी नहीं। कहां से कहां चला गया इंसानी ये एक मंजर जो इतना शानदार हो गया। ये सभी का काम किसका है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और ये खोज करने का काम जो है, ये चमचाकार हाथों के पास बहुत गंभीरता से दिया है। चमचाकार हाथ का आकार काफी बड़ा तथा इनकी उंगलियां भी पूर्ण विकसित होती है। स्वाधीनता या स्वतंत्र रहने की भावना इनमें कूट कूट के भरी हुई है। अपनी इसी सनक के कारण, देखिए ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, सनक के कारण ये लोग सत्य की खोज में लगे रहते हैं और अपने बलबूते पे प्रसिद्धि और ख्याति के नए नए आयाम प्रस्थापित करते हैं। एक ऐसे आदमी से मिलाता हूं, जो आदमी आप सबको मालूम है। मित्रों, इस आदमी से मिले। ये आदमी
हमारे जीवन में रोज आज भी कहीं ना कहीं इसके खोज का स्पर्श हम महसूस कर रहे हैं। इनका नाम है थॉमस एडिसन। ये महान आविष्कारक कितना महान था, इसके नाम पर 1085 पेटेंट थे। 1085 पेटेंट। निकोला टेस्ला के नाम पे 300 पेटेंट थे। मित्रों, एक पेटेंट लेना हमारे जीवन का बहुत बड़ा कार्य है। आसान नहीं है एक पेटेंट को लेना। एक पेटेंट मिलते मिलते संभवतः 20-25 साल चले जाते हैं, मिलेगा कि नहीं ये भी बहुत बड़ी बात होती है। आज की तारीख में भारत में तो पैसे देके कुछ भी हो जाता है, लेकिन विश्व के स्तर पर आपको अगर कोई पेटेंट मिलता है तो मित्रों वो बहुत बड़ी बात होती है। ये ऐसे आविष्कारक है, इनकी उंगलियां इस प्रकार की है, इनके हाथ की स्थिति इस प्रकार की है कि ये लोग अपने जीवन काल में 1085 पेटेंट लेके बैठे थे। और अगर आप खोज करेंगे तो चमचाकार हाथ के लिए दुनिया का श्रेष्ठतम व्यक्ति आज तक चुना गया है थॉमस अल्वा एडिसन। मैंने यहां पे एक शब्द बहुत गंभीर इस्तेमाल करा है, सनक। स्वाधीनता और स्वतंत्र रहने की भावना इनमें कूट कूट के भरी है, और इसी सनक के कारण ये लोग सत्य के खोज में और अपनी बलबूती पे प्रसिद्ध होने के लिए बहुत हमेशा गंभीर रहते हैं। एक एक खोजबीन जो डायरेक्ट करंट के नाम से जाना जाती है, डायरेक्ट करंट, डीसी करंट, वो थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा खोजी गई थी। लेकिन उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी, उसकी मर्यादाएं थी। वो लंबे जगह तक ट्रैवल नहीं कर रही थी, छोटी सी जगह तक ही वो बह रही थी। वो बिजली लंबे जगह तक बह के नहीं जाती थी, और भी बहुत सारी मर्यादाएं थी। तो एक बालक उनसे मिलने के लिए आया। यूरोप के एक प्रांत से एक बहुत बड़े एक शिक्षक ने अपने छात्र को इनके पास भेजा और बोला कि यह आदमी संभवतः मेरी जानकारी में श्रेष्ठतम छात्र है। ऐसा छात्र आपको जीवन में मिलेगा नहीं, आप इसको आपका छात्र बना, आपका सहयोगी बना लो। एडिसन साहब ने उसको सहयोगी बना लिया, रख लिया। उसका नाम था निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला ने आगे जाके इनके साथ बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारी नए चीजें बना ली। लेकिन एडिसन साहब ने उनकी जो मंजूर तय राशि थी वो दी नहीं, और उनको बहुत ज्यादा अपमानित करके वहां से भगा दिया। आगे जाके टेस्ला ने एसी करंट की खोजबीन की। एसी जो अल्टरनेटिव करंट के नाम से जानी जाती है, और वो विश्व विख्यात हो गई, उसके उपयोग बहुत होने लगे, और उसके कारण एडिसन साहब की जो डीसी करंट थी उसकी कीमत बाजार में कम हो। तो इन्होंने क्या किया, एक हाथनी, अमेरिका के सर्कसों में एक हाथनी थी जो काफी मानसिक तनावग्रस्त स्थिति में थी। हाथिनी है मित्रों, हाथिनी एक मानसिक तनावग्रस्त स्थिति में थी, जिसको ये थॉमस एडिसन साहब लेके आए, सरे बाजार चौक में खड़ा किया, उसको सरइयों से बांधा गया ताकि वो इधर उधर भागे नहीं, और उसको एसी करंट के झटके देके मरवा दिया। मित्रों, आपको अगर कभी थोड़ा सा भी करंट लगा तो कितनी भयंकर झंझनाहट होती है, और जान हमारी कितनी ऊपर नीचे हो जाती है कि आप समझे चीज। तो उस हाथिनी को ऐसी करंट के झटके दिए गए, और कुछ ही पलों में उसको लगभग जलाते हुए मार दिया गया। क्यों? क्योंकि ये मेरा व्यापार कम कर रहा है, और ऐसी करंट अच्छा नहीं है, लोगों के लिए ये काफी घातक है, इससे दुनिया मर सकती है। देखिए, इतना बड़ा जानवर मर गया, आदमी तो कब का मर जाएगा। ये सनकी भी होते हैं, अपना ही सही है, दूसरों का सही नहीं है। ये खोज करने वाले आविष्कारक तो हैं, लेकिन इनमें स्वाधीनता और स्वतंत्रता कूट कूट के भरी। इनके लिए इनका ही सब कुछ श्रेष्ठ है, बाकी दुनिया इनके लिए श्रेष्ठ नहीं। ये भी बहुत गंभीर बात आप ध्यान में रखना। ये लोग सत्य की खोज में लगे भी हैं, और कैसी भी परिस्थितियों में वो लगे रहते हैं। अपने बलबूते पे प्रसिद्धि और ख्याति के लिए ये नए नए आयाम
तय करते हैं। देखिए, एक हथिनी को मरवा दिया, और भी उनके बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो मैं आगे बताऊंगा। अपने जीवन में कहीं भी ये लोग किसी भी परिस्थिति में रहे, वे दूसरों का अनुकरण कभी नहीं करते, बल्कि अपनी राह स्वयं तय करते हैं एवं नीचाई से उठकर काफी ऊंचाई तक चमकते हैं। मजेदार बात है ना कि किसी का अनुकरण करना नहीं है, सब कुछ नया खोजना है, और इस खोज में मैं ही आगे रहूंगा, मेरे से कोई बेहतर नहीं होगा, इसका भी मैं ध्यान रखूंगा। देखिए, ऐसा ये हाथ है। इस प्रकार समाज पर अपनी स्वतंत्र छवि की एक अलग धाक जमा देते हैं। ऐसे हाथ वाले व्यक्ति अभिनेता, नेता, समाज सुधारक, डॉक्टर, उपदेशक अथवा गायक के क्षेत्र में भी हो सकते हैं। सभी पुराने नियमों को तोड़कर समाज में अपनी एक नई मौलिक छाप छोड़ जाते हैं। इस पॉइंट पर भी बहुत गंभीरता से ध्यान दें। सभी पुराने नियमों को तोड़ के समाज में अपनी एक नई मौलिक छाप छोड़ जाना, ऐसे लोगों को प्रायः सनकी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें तय रास्ते पे चलना पसंद नहीं है। देखिए, पुनः एक बार आगे, ये लोग तय रास्ते से नहीं चलते, ये अपना रास्ता खुद बनाते हैं। उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए ये तैयार हैं, और ये अपना एक धाक, अपनी एक रौब सब जगह जमाते हैं, और मैं ही श्रेष्ठ हूं ये प्रस्थापित करते हैं। ऐसे व्यक्ति जब भी कोई नया काम अपने हाथ में लेते हैं, समाज उनका मजाक बनाता है, क्योंकि चमचाकार वाले हाथ हमेशा समय से काफी आगे की सोच रखते हैं। चमचाकार हाथ अगर आपके पास है तो आप समय से आगे का सोचते हैं। मैंने अभी बताया कि चाइना हमसे 500 साल आगे है। संभवतः आप सभी को मेरी चीजों में तथ्य ना लगे, लेकिन मित्रों, मैं चाइना में 15 दिन का निवास करके आया हूं, और मैंने चाइना को जैसा देखा, मैंने चाइना को जैसा समझा, मैंने चाइना को जिस स्थिति में काम करते हुए महसूस किया, मित्रों, वो वाकई हमसे हमसे बहुत ज्यादा आगे है। संभवतः हमारे देश को उनकी ऊंचाई को छूने के लिए 500 साल लग जाएंगे, लेकिन जब हम उनकी ऊंचाई को छुएंगे, वो और 500 साल आगे चले गए हों। इतनी इतनी उनके पास टेक्नोलॉजी आगे चली गई है कि आज कोई भी राष्ट्र उनके साथ उठ के खड़ा नहीं हो सकता, उनके सामने उसको झुकना ही पड़ेगा। और भले ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी मानी जाती है, लेकिन जो तकनीक, जो निर्मिति, जो खोज चाइना के द्वारा की गई है, उसके आगे आज सारा ब्रह्मांड फीका हो गया है, ऐसी स्थिति आ गई है। तो ये लोग समय से काफी आगे सोचते हैं, कुछ नया कर दिखाने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए तो सारे लोग डर डर के विमान में बैठ रहे थे। अमेरिका की पूरी गवर्नमेंट परेशान थी कि इतने बड़े डेलीगेट्स चाइना जा रहे हैं, कहीं उनके मस्तिष्क को हैक कर लिया तो। कोई उनके जेब में, उनके शर्ट में, उनके पैंट में कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं रखनी, कुछ नहीं। आप जाओ, बात करें, निकल के आए, आप उनके साथ उनकी कोई चीज को हाथ नहीं लगाएंगे, उनकी कोई चीज दी हुई लेके नहीं आएंगे। हवाई जहाज में वापस बैठेंगे तो जो भी चीजें आपको दिए वही चाइना की धरती के ऊपर भस्म कर देंगे, यहां तक कि आपको दिए हुए फोन भी वहीं पे भस्म कर देंगे। आपको लाने की अनुमति नहीं है। और कौन कर रहा है? जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ दिग्गज खोज करता है, एलोन मस्क जैसा आदमी है, एनवीडिया के अध्यक्ष है। मित्रों, एनवीडिया आज कहां से कहां पहुंच गया, इसका अनुमान आप इंटरनेट से लगाइए। ये लोग अगर चाइना को डर रहे हैं तो चाइना ने क्या स्थिति बना ली है, आपको समझना होगा। इसी कारण समाज में कुछ ही समय के बाद ऐसे जातक अपनी उपयोगी विचार एवं कार्यों के द्वारा अपने समाज के प्रमुख बनकर उपयोगी सिद्ध हो जाते हैं। 1968 में अमेरिका द्वारा हमें चिप की फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव दिया गया था, और उस समय की कांग्रेस सरकार ने उसको ठुकरा दिया था। उनका कहना था कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ इंसान बहुत है, और हम इंसानों की जगह मशीनों को काम नहीं दे सकते। आगे चल के ये 1988 में
चाइना के पास ऑफर गई, चाइना ने उसको तुरंत स्वीकृति दे दी और सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन नाम का एक व्यापार का एक नया तरीका उन्होंने बना लिया। जितने भी बंदर है, पोर्ट्स है चाइना के, वहां पे सारे शहर बसा दिए, सारे टैक्सेशन में छूट दे दी, और अमेरिका की टेक्नोलॉजी, मेहनत चाइना की, सारी टेक्नोलॉजी अमेरिका से आई, चाइना में उसने कड़ी मेहनत और अनुशासन के माध्यम से नई नई चीजें बनाई। लेकिन लेते लेते वो इतने आगे चले गए कि आज अमेरिका तक उनसे बिल्कुल डरा सहमा सा हो गया है। ऐसी ताकत इन हाथ में होती है मित्रों। ये अगर आपके पास है, आप ईश्वर की असीम कृपा के धनी हो, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी क्षमता ईश्वर ने दे रखी है। थॉमस अल्वा एडिसन की और मजेदार बातें, इनकी चमचाकार हाथों में कलाई के पास उंगलियों की जड़ पर वह 2 चक्रों से ज्यादा उभरती है। देखिए, मूलाधार चक्र हथेली के नीचे गद्दीदार भागों में बैठा है। यह शरीर की ऊर्जा, सुरक्षा का मजबूत एहसास, खुद में विश्वास, देखिए सुरक्षा का मजबूत एहसास, खुद में विश्वास और अपनी राह खुद बनाना, यही इसका केंद्र है, मूलाधार का। दिमाग अतीत, पछतावे या भविष्य की चिंता में नहीं भागता, बल्कि अभी इस कुर्सी, इस सांस, इस जमीन को महसूस करता है। देखिए मित्रों, अमेरिका का राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके पास आ रहा है, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी है। इसको इन्होंने थोड़ा भी, कोई भी लिहाज से महत्व नहीं दिया। तुम कोई भी हो, अगर तुम हमारे और ताइवान के बीच में आते हो तो हम तुमसे युद्ध करेंगे और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज आज दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो अमेरिका को चुनौती दे, लेकिन इन्होंने ये बार कर दिखाया। दिमाग अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंता में नहीं जाता। ये लोग क्या करते हैं, इस कुर्सी को, इस सांस को, इस जमीन को महसूस करते हैं। आज अभी क्या है, इसको महसूस करो। पीछे क्या हुआ इसका कोई लेना देना नहीं, आगे क्या होगा इसका हम सोचेंगे नहीं। हम शक्ति से चलेंगे, चेतना का संपूर्ण विकास लेके चलेंगे, और आने वाली किसी भी आपत्ति को हम निष्पादित कर देंगे। हाथ में उसी जगह दिखाता है जहां हथेली कलाई से मिलती है, क्योंकि वही हिस्सा चलते फिरते समय जमीन का दबाव सबसे पहले लेता है। देखिए, इनके चक्र कौन कौन से प्रभावी है वो बता रहा हूं। मणिपुर इनका अच्छा है, मध्यमा उंगली और हथेली की मध्य ऊपरी भाग, यह आत्मनियंत्रण, संकल्पन, कर्मठता का केंद्र है। इसलिए हाथ को कर्मठ कहा जाता है। व्यक्ति बैठता नहीं, निरंतर काम करता है। मणिपुर चक्र में बार बार बताता हूं, हनुमान जी का चक्र है। हनुमान जी शक्ति के देवता हैं, और आपके अंदर अगर शक्ति बढ़ गई तो आप निरंतर कार्यरत रहेंगे। एक आदमी जो बिल्कुल बचपन में मस्तिष्क के विकास से जूझ रहा था, उस आदमी ने आपके जीवन काल में 1085 पेटेंट ले लिए। आप देखना गूगल पे इसको कौन सी बीमारी थी और ये कहां चला गया। मणिपुर आपका पावरफुल हो गया मित्रों। आप ईश्वर की कृपा के बहुत बड़े धनी हो, आप कहीं से कहीं चले जाओगे। इसलिए हाथ को इनको कर्मठ कहा गया। कठोर चमचाकार हाथ, मूलाधार एंड्रेनिल का प्रभाव प्रबल है। एंड्रेनलिन अधिक सक्रिय होने से कारण उत्तेजित लक्ष्य सहज दिखाता है। अगर कोमल गद्देदार चमचाकार हाथ है तो मणिपुर पैनक्रियाज और विशुद्ध थायराइड में उतार चढ़ाव देता है। ये काफी गहन अभ्यास है। अभी आप थोड़ा समझिए, धीरे धीरे इसका विस्तार जैसे ही होगा, ये चीजें बार बार आएगी, बार बार आते आते आप इसमें घुल मिल जाएंगे। आज की तारीख में आप केवल शांति से समझने का प्रयास करें। जरूरी कि नहीं आज ही आप इसको मुखरगत कर लो या इसको याद कर लो, क्योंकि ये चीज बार बार आएगी, हर उंगली में आएगी, हर स्तर पर आएगी। तो जो चीज बार बार आएगी धीरे धीरे आपके मस्तिष्क में उतर जाए। थायराइड का असंतुलन पारंपरिक वर्णन में चिड़चिड़ापन देता है। अगर आपका हाथ थोड़ा गद्देदार हो गया, जाड़ा हो गया,
थायराइड में असंतुलन है और उसके कारण आपके व्यक्तित्व में चिड़चिड़ापन है। काम को बीच बीच में छोड़ना अस्थिर ऊर्जा के रूप में बताया जाता है। ये जो आदमी था ना, ये काफी चिड़चिड़ा था और इसका कोई कार्य एक ढंग में इसने पूरा नहीं किया, थॉमस एडिसन ने। क्या होता था, तो ये आदमी कोई खोजबीन कर रहा है, उसको कुछ नया सूझ गया, कुछ दिमाग में आ गया, तो वो तुरंत उत्तेजित होके अपने किसी खोज के लिए सिद्ध हो जाता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये आदमी लंबे समय तक कोई चीज ध्यान नहीं रख पाता। तो खोज कोई एक मिनट में पूरी नहीं होती, खोज तो एक यात्रा होती है, यात्रा चलती रहती है निरंतर। तो ये आदमी जैसे ही कोई खोजता था, थोड़ी देर में भूल जाता। तो किसी ने उसको बताया, भाई साहब आप लिख लो एक जगह पे। तो उसने लिखना चालू किया और लिखते लिखते उसको ध्यान में आ गया कि मैंने कहाँ लिखा, यही मेरे अभी याद नहीं है। वो जो किताब है जिसमें मैंने लिखा, वो भी मैं भूल गया हूं। फिर किसी ने उसको बताया कि आप लिखने से बेहतर है आप किसी को सारी जानकारी साझा करो। फिर उसके धर्मपत्नी ने बोला कि आप जब भी कोई खोज करो, आप मेरे पास आओ, मुझे बताओ, मैं उसको लिख लूंगी और याद रखूंगी। देखो, आधे आधे टुकड़ों में काम करता था। इसको कोई खोज की थोड़ी नई जानकारी मिल गई, आधी खोज हो गई, पत्नी के पास जाता था, ये लिख लो मैंने कुछ खोजा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो पत्नी उस तारीख और उस दिन को लिख लेती थी। फिर ये दूसरी किसी खोज में लग जाता था, लेकिन वापस समय का पहिया घूम के एक जगह पे आता था और वो अधूरी खोज अचानक से उसकी पूरी हो जाती थी। तो दौड़ के पत्नी के पास जाता था कि मैंने पीछे ऐसा कुछ लिखा था कि इस खोज को मेल खा रहा है। तो उसकी पत्नी वो सारी खोज पहले के निकाल के देती थी, दोनों एक होके फिर वो खोज पूरी होती। ये मजेदार बात होती है चमचाकार हाथ वालों के साथ। दोनों में समान बात है, स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा। कठोर चमड़ी वाला, सख्त चमड़ी वाला हाथ हो या कोमल चमड़ी वाला हो, दोनों में स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा है। मूलाधार में मैं सुरक्षित हूं, मैं अपना आधार खुद हूं, और मणिपुर के द्वारा अपनी इच्छा से मैं करता हूं, इसका मेल है। देखिए, इनमें दो महत्वपूर्ण चक्र बहुत शक्तिशाली है। एक तो इनका मूलाधार और दूसरा मणिपुर। मैं अपनी सुरक्षा के लिए बहुत जिम्मेदार हूं। चाइना हमेशा हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए एकदम सतर्क रहता है और अपनी क्षमता पे, अपने बलबूते पे वो आगे बढ़ रहा है, किसी की सहायता नहीं लेता है। इसलिए ऐसे लोग आविष्कारक, इंजीनियर, नाविक कार्य जैसे क्षेत्रों में दिखते हैं, जहां शरीर और इच्छा दोनों का लगातार उपयोग है। बड़ी गंभीरता से समझे, ये जो हाथ है, शरीर के बिना खोज नहीं हो सकती, और खोज के लिए आपके पास तेज दिमाग भी चाहिए। तो आपके पास निरंतर काम करने की मानसिक शक्ति और शारीरिक क्षमता चाहिए। तो मणिपुर और आपका मूलाधार, ये दो चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मैंने बताया है कि चमचाकार और गद्देदार हाथों की ये एक स्थिति है। ये आपको जब पीपीटी दूंगा तो ये मैंने जो अभी सब बातें बताई आपको, उसी को इसमें एक चार्ट बना के मैंने लिख दी है, आपको याद करने में थोड़ा आसान रहेगा। तो ध्यान में लीजिए, ये जो थॉमस एडिसन हो गए या कोई भी नया आविष्कारक हो, कोई जरूरी नहीं कि कौन सा आविष्कारक है, कोई भी आविष्कारक हो, जिनके हाथ चमचाकार है, वो लोग हमेशा स्वतंत्र व्यक्तित्व वाले हैं, नए चीज की खोज करने वाले हैं। इनका मणिपुर बहुत श्रेष्ठ है, इनका मूलाधार भी अच्छा है। तो इसके कारण ये लोग अपनी खोज के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए और अपनी ज्ञान की प्यास के लिए जाने जाते हैं। लेकिन मित्रों, ध्यान में लीजिए, ऊर्जा नीचे बैठती है यहाँ। ये लोग आगे तो बहुत बढ़ जाएंगे, लेकिन इनमें अध्यात्म का कोई स्पर्श नहीं है, इनमें ईश्वर के तरफ चलने का कोई स्पर्श नहीं। इसके कारण ऊपरी कोई चक्र इनके पॉजिटिव नहीं है। इनके जो पॉजिटिव है, या तो मणिपुर है या इनका मूलाधार है। अब हम जो हाथ सीखेंगे उसमें थोड़ी ऊपरी तरफ चलेंगे। यहां पर भी ऊर्जा थोड़ी ऊपर उठ गई है, मणिपुर तक। पहले तो वो स्वादिष्ठान और मूलाधार तक थी। चौकोर हाथ में वो आपके आज्ञा चक्र को स्पर्श करके आई। अब जो हाथ हम पढ़ेंगे वो है
दार्शनिक अथवा गांठदार हाथ। मैं थोड़ा तेज ले रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों का कहना आया है कि आप थोड़ा तेजी से पढ़ाएं, और तेजी से आगे बढ़ेंगे तो समय की बर्बादी कम होगी और समय रहते कक्षा पूरी हो जाएगी। देखिए, ये गांठदार हाथ आपको समझने के लिए मैंने एक उल्टा और सीधा दोनों लगा दिए हैं। आपको समझ में आएगा इनको गांठदार या दार्शनिक क्यों कहा गया है। इनकी गांठें देखिए मित्रों, आशा करता हूं ये सब लोगों को पीपीटी के ऊपर बड़ी स्पष्ट रूप से दिखता होगा। मैं जहां जहां एक गोल के द्वारा, एक वर्तुल के द्वारा अंकित कर रहा हूं, आप ध्यान में लेना, वहां की गांठें काफी विकसित है, आपको ध्यान में आ जाएंगी। दूसरी गांठें विकसित होना तो लगभग मिलता है, लेकिन पहली गांठ का विकसित होना बहुत कम मिलता है। तो ये ध्यान में लीजिए, ये लोग अपने आप में बहुत ही विशेष लोग हैं, क्योंकि इनके पास जो गांठें विकसित हो गई हैं, आपकी दोनों गांठें विकसित है तो आपके पास आज्ञा चक्र तक का विकास हो गया। आप आखिरी चक्रों तक आ गए, ईश्वर प्राप्ति के बहुत करीब चले गए। सहस्त्रधार तो अंतिम चक्र है, आज्ञा चक्र और सहस्त्रधार चक्र, इनके तरफ अगर आप चलते हो तो आप सामान्य आदमी नहीं हो, आप बहुत विशेष और दार्शनिक किस्म के आदमी हैं। इनकी विशेष बात क्या है, हाथ बहुत दुबला पतला और ऐसा गांठदार दिखता है। दूर से भी देखेंगे तो ध्यान में आ जाएगा, यार ये आदमी के हाथ कितने दुबले पतले, और ऐसा हड्डियों से बना, ऐसा लगता है हड्डियों के ऊपर किसी ने चमड़ी चिपका दी हो। ये ये दार्शनिक लोग हैं, फिलोसोफर है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे पास 6 दर्शन हैं, हिंदू सनातन पद्धति के 6 दर्शन हैं, और 3 हिंदू सनातन पद्धति को विरोध करने वाले हैं। कुल 9 दर्शनों को हम समझते हैं। ये भी दार्शनिक है और ऊपर वाले भी दार्शनिक है। ये जो दर्शन है, ये जो फिलॉसफी है जिसके ऊपर हम आज जीवन जी रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास फिलॉसफी नहीं है, जीने के मार्ग नहीं है, तो मित्रों जिएंगे कैसे आप? किस आधार पर आपकी विचार प्रक्रिया चलेगी? फिलॉसफी बहुत जरूरी है। आपके जीने के लिए कोई एक विशिष्ट मार्ग, एक राह, एक दिशा चाहिए, और विचारों को उस मार्ग पे प्रमाणित करने वाला कोई आधार चाहिए। आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, ये प्रमाण आपको अगर मिलता है तभी आपकी संतुष्टि होगी और तभी आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपको कोई प्रमाणित करने वाला मार्गदर्शक नहीं मिलता है, आप संदेह में डूब जाएंगे और आपकी यात्रा खोज की पूरी नहीं होगी। इसलिए तो कहते हैं कि गुरु चाहिए। तो आपको दार्शनिक होना या दार्शनिक लोगों से मिलना, ये जीवन की एक श्रेष्ठतम अनुभूति होगी। ऐसे लोग अपने द्वारा बहुत नई चीजों का इजाफा करते हैं और हमें जीवन जीने का, हमें एक राह पे बढ़ने का कोई बहाना, कोई मार्ग देते हैं, जिसके कारण हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, सनातन हिंदू धर्म तो बहुत पुराना है। अभी 1400 साल पहले जब आपकी अरब कंट्रीज में बहुत सारे काफिले रहते थे, बहुत सारे कबीले रहते थे, और एक दूसरे से लड़ते जान लेके अपना जीवन गुजार रहे थे, वहां पे एक दार्शनिक पैदा हुआ, मोहम्मद पैगंबर साहब। और उस दार्शनिक ने जीने की एक राह बताई, एक तरीका बताया, एक प्रमाणित विचारधारा दी, और आगे चल के वो संपूर्ण कबीले एशिया के और ये अरब कंट्रीज के बहुत बड़े प्रांत में उस विचारधारा को मान्यता मिली, और इतनी मान्यता मिली कि आज दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी मुस्लिम विचारधारा से प्रेरित है। सबसे पहली
और सबसे बड़ी जो है, पहली नहीं कहूंगा, सबसे बड़ी है वो क्रिश्चियन। सबसे पहली तो हिंदू धर्म की एक विशेष स्थिति थी, लेकिन हमारे में अति सहिष्णुता के कारण, और कोई कोई किसी को एक ईश्वर की हमने एक योजना नहीं दी। बहुत सारे ईश्वर आ गए, बहुत सारी अलग अलग हमें राहें मिल गई, रास्ते मिल गए, और हम सारे लोग भटक गए। लेकिन मुस्लिम धर्म में, यहूदी धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में एक ही भगवान है, और एक ही भगवान के एक ही सूत्र के साथ ये लोग बढ़ रहे हैं। इसके कारण ये लोग बहुत आगे चले गए। जीसस दार्शनिक थे, मोहम्मद पैगंबर साहब दार्शनिक थे, और मैं कहता हूं आज की सदी में मोहम्मद पैगंबर, गौतम बुद्ध, आपके भगवान महावीर, जीसस क्राइस्ट, इनके बाद अगर कोई श्रेष्ठतम धर्म परिवर्तन करने वाला कोई आदमी इस धरती पर आया होगा, जिसके कारण बहुत बड़ा मानवीय समुदाय धर्म बदल के दूसरे धर्म में चला गया, तो वो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब पहली शपथ ली, देखो मित्रों कैसा हादसा है, मैं बताता हूं आपको। बौद्ध धर्म में दो प्रमुख मार्ग हैं, दीनयान, महायान। जैसे जैन परंपरा में दिगंबर, श्वेतांबर और फिर बहुत सारे दिगंबर, श्वेतांबर ये उनके प्रमुख पंथ थे। लेकिन उसके बाद सैकड़ों बन गए, बहुत सारी विचारधाराएं आ गई। वैसे ही बौद्ध धर्म में महायान, दीनयान दो प्रमुख विचारधाराएं। लेकिन जब एक आदमी 1950 के शतक में बौद्ध धर्म की स्वीकृति से आगे बढ़ता है और बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए एक शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है नागपुर की भूमि में, दीक्षा भूमि जिसे कहते हैं। नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, मध्य प्रदेश के काफी करीब है। वहां पे 50,000 लोगों के साथ इस आदमी ने शपथ ली। लेकिन बहुत बड़ी बात, ये आदमी स्वतंत्र विचारधारा का है। मैंने अभी जो चमचाकार हाथ की व्यक्तित्व वाली बात की, वैसे ही व्यक्तित्व है। बहुत ही स्वतंत्र विचारधारा और बहुत ही शक्तिशाली विचारधारा। बौद्ध धर्म स्वीकृति करनी है आपको तो 3 बातें उनकी बताई जाती है। 3 बातों को अगर आप स्वीकृति देते हो तो ही आप बौद्ध हो गए। आप ठीक शांति से समझ लो दार्शनिक कैसे होते हैं। उनकी 3 शपथ दी जाती है। पहली है बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, उसके बाद संघम शरणम गच्छामि। ये जो अलग अलग इनकी शपथें हैं, इनमें एक शपथ ऐसी है जो संघम शरणम गच्छामि, संघ को शरण जाओ। इनके जो मठ है, इनकी जो विचारधारा है, इनको शरण जाओ। बुद्धम शरणम गच्छामि, दंभम शरणम गच्छामि, ये तो मैंने मान लिया। संघ को शरण नहीं जाऊंगा, मैं मेरी विचारधारा को सुरक्षित रखूंगा। मैं अपने विचारों से आपके पास आया हूं, आपको 100% स्वीकृति नहीं दूंगा, संघ को शरण नहीं जाऊंगा। जैसे ही ये बात उन्होंने वहां पे बताई, जो भंते आए थे वहां पे अंबेडकर साहब को स्वीकृति देने के लिए, बौद्ध बनाने के लिए, तो उन्होंने बोला आप बौद्ध नहीं हो सकते हो, क्योंकि ये 3 शपथ जो है वो लेना जरूरी है, अन्यथा आप बौद्ध नहीं हो पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं बौद्ध नहीं हूंगा फिर, लेकिन मैं संघ को शरण नहीं जाऊंगा। फिर 50,000 लोग जो एक साथ बौद्ध होने की स्थिति के लिए खड़े हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या को बौद्ध धर्म वाले लोग खोना नहीं चाहते थे, और उन्होंने उनको स्वीकृति दे दी। और एक नया बौद्ध धर्म में एक नया मार्ग प्रशस्त हो गया, वो है नवयान।
महायान, दीनयान, उसके बाद बना नवयान। ये है अंबेडकर साहब जी की देन। आज तक अंबेडकर साहब के बाद आज तक अगर सबसे बड़ा कोई धर्म विकसित हुआ है तो वो है बौद्ध धर्म। बहुत बड़ी संख्या बौद्ध धर्म में चली गई। अभी 2023 में पूरे साल में 50,000 से ज्यादा अनुयायी इनके धर्म में सम्मिलित हुए हैं। मित्रों, मैं पैदावार के माध्यम से नहीं, जैसे मुस्लिम लोगों की पैदावार बहुत है, उनका धर्म पैदावार के बढ़ रहा है, इन लोगों के धर्म में नए लोग जुड़ रहे हैं। ये अंतर समझिए चीज। मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ रही है, इनके धर्म में नए लोग जुड़ रहे हैं। ये फर्क है। ये दार्शनिक तत्ववेत्ता लोगों के एक विशेष अभ्यास की स्थिति है। तो दर्शन जो है वो आपको जीने की राह देता है, और दार्शनिक लोग आपको जीने की राह देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इनके हाथ बड़े दुबले पतले हैं और गांठदार है, पहचानने में बहुत आसान सरल, दुबले पतले लंबे लंबे हाथ, और ये दोनों गांठें बहुत गंभीरता से समझे, ये दोनों गांठें इनकी बड़ी 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 पावरफुल। दूर से आपको ये आदमी समझ में आना चाहिए कि ये दार्शनिक है। आजकल तो बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि दार्शनिक नाम के ऊपर ये लोग लोगों को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। ये क्या वास्तविक दार्शनिक है? ये वास्तविक आध्यात्मिक लोग हैं। इनके हाथों की रचना आप देखें और खुद तय करें कि ये लोग वास्तविक दार्शनिक है या नहीं है। तो इसको अब हम समझेंगे क्या है दार्शनिक व्यक्तित्व। हाथ के चौथे प्रकार में दार्शनिक अथवा गांठदार हाथ आता है। इस प्रकार के हाथ लंबे, पतले और अस्थि प्रदान होते हैं, यानी हड्डियां बहुत दिखती है। दार्शनिक हाथों की उंगलियां गांठदार होती है, उनके जोड़ सुविकसित तथा नाखून लंबे होते हैं। देखिए, ये जोड़ काफी विकसित है तथा नाखून लंबे होते हैं। दार्शनिक हाथ वाले व्यक्ति पैसों की बजाय ज्ञान और बुद्धि को महत्व देते हैं, इसलिए ये लोग पैसा कमाने के मामले में पीछे रह जाते हैं। इनको पैसे से कुछ पड़ा नहीं, इनको इनके दर्शन से पड़ा है, इनको इनके ज्ञान से पड़ा है। इनको ज्ञान लेना, ज्ञान देना और पूरा जीवन ज्ञान के लिए ही व्यतीत करना, ये इनका व्यक्तित्व है। ऐसे हाथ वाले व्यक्ति बुद्धिजीवी, चिंतक और संतोषी कहे जाते हैं। संतुष्ट है। चमचाकार हाथ वाले लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। वो लोग तो और दो इस चाहत में है। 1085 पेटेंट हो गए, फिर भी इन साहब की भूख नहीं कम हो रही थी पैसे कमाने की। दुनिया की संपत्ति थॉमस अल्वा एडिसन ने इकट्ठा कर ली थी, लेकिन फिर भी आखिरी दम तक नए खोज के माध्यम से पैसा बनाता रहा, और इसकी कभी भूख कमी नहीं हुई, क्योंकि निचले स्तर पर के जो चक्र है वो प्रभावी, इनके हाथ में ऊपर के स्तर के चक्र प्रभावी। जैसे ही गांठें विकसित होती है, ध्यान में रखना, आपके आज्ञा चक्र की तरफ आप चलने लगे हो। मित्रों, हमें मालूम ही नहीं कि हम कौन है। जब भी हमें मालूम हो जाएगा कि हम कौन है, हम इस भव सागर से तुरंत बाहर निकल जाएंगे। तो ध्यान रहे, हमारी गांठें विकसित हैं तो हमारे विचार भी बहुत अच्छे हैं। हमारे विचार भी दार्शनिक और आध्यात्मिक स्तर के हैं। हमें चूकना नहीं है, हमारे अंदर जो ज्योत जली हुई है उसको नजरअंदाज नहीं करना है। और फिर मैं वही कहूंगा, मैं बो चला देखना तुम, बीज कहीं बीज ना रह जाए। ये सारी चीजें मैंने बीज के रूप में आपके अंदर डाल दी है। अभी इस बीज को अंकुरित करके बड़ा करना काम आपका है। अगर ये अंकुरित हो गया, आपने खुद को जान लिया, फिर तो ईश्वर के चरणों में जाने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। ऐसे हाथ वाले व्यक्ति बुद्धिजीवी, चिंतक और संतोषी कहे जाते हैं। किसी भी बात पर बिना सोचे समझे ऐसे व्यक्ति विश्वास नहीं करते। दार्शनिक हाथ वाला व्यक्ति बहुत सोच समझकर किसी बात को स्वीकार करता है। आवश्यकता से अधिक तर्क वितर्क करना इनकी प्रवृत्ति में शामिल रहता है। बहुत तर्क वितर्क करते हैं और आवश्यकता से ज्यादा करते हैं।
भले ही इस कारण आगे चलकर इनकी हानि क्यों ना हो, इनको कोई दिक्कत नहीं है। ये कहेंगे कि हमें तर्क और हमें विचार करने से कोई नहीं रोक सकता। हम तर्क करेंगे, विचार करेंगे, जब तक हमारी संतुष्टि नहीं होती तब तक हम किसी चीज को स्वीकृति नहीं देंगे। संभव है हमारा कोई भी नुकसान हो जाए, संभव है हमारी सारी संपत्ति चली जाए, संभव हो हम रास्तों पे आ जाए, चलेगा। अरस्तु जब उसके विचारों के लिए चर्च के द्वारा पकड़ा गया, ध्यान में लीजिए, बहुत बड़े दार्शनिक है अरस्तु। उनके शिष्योत्तम है प्लूटो। प्लूटो को पता चला कि अपने गुरु को पकड़ लिया है, तो अब क्या करें। उनको तो पकड़ के चर्च के सामने खड़ा किया कि भाई साहब आप आपके सारे शब्द पीछे ले लो, अन्यथा आपको मौत की सजा दे दी जाएगी। वो बोले भले चलेगा, मैं मौत के घाट उतर जाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे मार दो, लेकिन मैं पीछे नहीं ले सकता मेरे शब्द। उनको उठा के कारागार में बंद कर दिया गया। प्लूटो को बात समझी। प्लूटो भी बहुत बड़े दार्शनिक है, बहुत बड़े दार्शनिक है। अरस्तु और प्लूटो ऐसी जोड़ी है जिनको आप जरूर पढ़े। प्लूटो को पता चला, दौड़ के गया जेल में, जाके अपने गुरु से मिला। अब गुरु से मिलने के लिए उसको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े। उसने जेल वाले बहुत सारे सैनिकों को पैसे दिए और कुछ ऐसा प्रबंध कर दिया कि एक रात को जेल के सारे दरवाजे चुपचाप खोल दिए जाएंगे, प्लूटो के साथ अरस्तु वहां से भाग जाए। सारी योजनाएं हो गई पूरी। एक दिन तय तारीख पर प्लूटो डायरेक्ट कारागृह में अपने गुरु के पास पहुंचेगा कि गुरु साहब आप चले, आप इतने श्रेष्ठतम दार्शनिक हैं, आप यहाँ पे ना रहें, दुनिया को आपकी जरूरत है। तो प्लूटो बोले कि नहीं भाई, मैं तो अब नहीं आऊंगा, अब मेरा जो भी तय था वो तय है, मेरी जो भी हानि हो, जो भी मेरे साथ हो, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं यहाँ से भागूंगा नहीं। क्योंकि मैं अगर यहाँ से भाग गया तो मेरा शरीर बच जाएगा, लेकिन मेरे शब्द मिट जाएंगे। और अगर मैं नहीं भागा, मित्रों यही शब्द उन्होंने कहा है कि अगर मैं नहीं भागा तो मेरा शरीर मिट जाएगा, लेकिन मेरे शब्द अजरामर हो जाएंगे। मित्रों, कितने हजार सालों की ये बात आज आप और मैं यहाँ इस मंच पर बता रहे हैं। देखिए, आदमी जिंदा रहा आपके सामने, अरस्तु जिंदा रहा, क्योंकि उसके देह को तो कभी ना कभी मिटना ही था, लेकिन बातें मिटी नहीं, बातें जिंदा रह गई, विचार जिंदा रह गए, विचारों को कोई मिटा नहीं सका। और आज भी मानवीय सभ्यता में अरस्तु को बड़े सम्मान से स्थान मिलता है, उसके विचारों को प्रमाण और उसके उच्चारों को बहुत उच्चतम स्थान मिलता है। मैंने अभी क्या बताया, कितनी भी हानि हो जाए, कुछ भी नुकसान हो जाए, चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नुकसान से। मित्रों देखो, ये लोग तत्वों के लिए जीने वाले हैं। इनके सामने दुनिया की संपत्ति मोल, दुनिया की संपत्ति इनके लिए क्षुद्र है, कोई मोल नहीं है उनके लिए। मैं मेरे विचारों के लिए जीऊंगा, मैं मेरे कार्यों के लिए जीऊंगा, भले मुझे मार दो, मेरे शब्द जिंदा रहेंगे, मेरे शब्द जिंदा रहेंगे। और अरस्तु आज भी हमारे बीच में जिंदा है। न जाने कितने हजार करोड़ लोग इस पृथ्वी पे आए और गए, लेकिन अरस्तु को उतने सम्मान से हम पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। जितना सम्मान अरस्तु को मिला, उतना ही सम्मान प्लूटो को भी मिला। प्लूटो भी बहुत बड़े दार्शनिक हुए, लेकिन प्लूटो इस हादसे में, इस कथा में कैद हो गए। प्लूटो ने एक रास्ता ढूंढा अपने मालिक को पैसा देके भगाने का, अपार प्रेम था, लेकिन प्लूटो के इस कार्य से और ज्यादा अरस्तु दुनिया के सामने तेज पुंज होके निकले। इस बात को ध्यान में लेना, इनका आप नुकसान नहीं कर सकते हो, आप मुझे हरा नहीं सकते हो, क्योंकि मैं जीतने के लिए आया ही नहीं हूं। मैं जीतने के लिए आया नहीं हूं, तो आप मुझे क्या हराएंगे। आपको अगर दोनों गांठें तेज, बड़ी हुई, विकसित दिखती है, हाथ लंबा दिखता है, गांठें दोनों बड़ी है, हाथ दुबला पतला है, इंसानों के साथ आप ज्यादा बातचीत में ना फंसे। ये लोग काफी तेज बुद्धिमान हैं और आपके साथ ये किसी भी हद तक जा सकते हैं।
अपने तत्व के लिए, अपने जीवन के लिए इनके पास एक खुद की खुददारी है। अपनी जान दे देंगे लेकिन अपने विचारों से नहीं हटेंगे। ऐसे शानदार दार्शनिक ये लोग होते हैं। इनकी ऐसी स्वभाव के कारण इन्हें प्रेम और पारिवारिक संबंधों में तनाव उठाना पड़ता है। अधिक विकसित दार्शनिक हाथ वाला जातक अंतर्मुखी प्रकृति का होता है तथा कम ही बोलना पसंद करता है। हमारे यहाँ के एक विधायक है और उनका हाथ ऐसा ही है। जो हमारे पंढरपुर वाले बहुत सारे लोग हैं वो जानते हैं कि हमारे यहाँ वो एक विधायक है। इनका हाथ भी ऐसा है और इनके जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी है। मैं किसी का नाम यहाँ पे लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि आप उनको जानते नहीं और ये सियासी बातें करनी हमें यहाँ कोई जरूरी भी नहीं है। ऐसे हाथ वाला जातक अपने पसंदीदा विषयों में कट्टर प्रवृत्ति का होता है। किसी भी प्रतिभा का विश्लेषण करना इनका स्वभाव होता है। यदि ऐसे हाथ में उंगलियों का अलग हिस्सा कुछ चपटा और नुकीला हो तो इनमें आत्मसंतुष्टि आत्माभिमान की भावना अधिक होती है। उंगलियां नुकीली हो गई और भावुक हो गए और तेज हो गए और ताकत आ गई उनके व्यक्तित्व में। अभिमान की भावना बहुत होना बहुत बड़ी बात होती है। यदि दार्शनिक हाथ की उंगलियां वर्गाकार हो तो जातक में धीरज और संतोष की मात्रा अधिक होगी। हालांकि यह भी सच है कि इनके दिल को कोई चोट पहुंचाए तो उसे ये लोग आजीवन भुला नहीं पाते हैं। वे मौके के इंतजार में रहते हैं तथा समय आने पर हिसाब किताब चुकता कर देते हैं। चौकोर हाथ की उंगलियां, उंगलियों का सिर अगर चौकोर है, स्क्वायर है और हाथ दार्शनिक है तो हिसाब चुकता करे बगैर जाएंगे नहीं, सही समय की प्रतीक्षा करेंगे और अपने अपने प्रतिशोध को पूरा करेंगे। तो ये ध्यान में लीजिए, नुकीली उंगलियां अलग प्रतिभा देती है, चौकोर उंगलियां अलग प्रतिभा देती है। ये लोग बहुत अलग व्यक्तित्व वाले होते हैं। इसके चक्रों को और शारीरिक ग्रंथियों से क्या लेना देना है देखते हैं। हमारे शरीर में नीचे से ऊपर 7 चक्र केंद्र है और हर चक्र के पास एक हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि है। देखिए कितनी मजेदार बात है। दार्शनिक हाथों में उंगलियों की गांठें इन 3 जगहों को दिखाती है। दार्शनिक हाथों में उंगलियों की 3 जगह गांठें मिलेंगी। सामान्य व्यक्ति के जीवन में 2 ही गांठें मिलती है। नीचे की गांठ हथेली के पास, उंगली जहां हथेली के पास जुड़ती है वहां की गांठ भी बहुत विकसित हो जाती है, यानी वो ग्रह बहुत विकसित हो जाता है। यह गांठ पेट के नीचे वाले चक्र से जुड़ी है, यानी कि मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर। इसकी ग्रंथियां कौन सी है? एंड्रनिल जो किडनी से ऊपर है, जनन ग्रंथि स्वादिष्ठान की है, अग्नाशय मणिपुर का है। और इसका असर क्या होगा? खाने पीने, पैसे और डर की इच्छा कम हो जाती है। मणिपुर शक्तिशाली हो गया, डर कम हो गया। खाने पीने की इच्छा और पैसे की चाहत आपकी स्वादिष्ठान की तरफ से आएगी। लेकिन इनकी विशेषता क्या है? इनकी ग्रंथियां नीचे से ऊपर तक प्रभावी हो रही है। जो नीचे वाली है वो कम, उससे ऊपर वाली थोड़ी ज्यादा, उससे ऊपर वाली थोड़ी ज्यादा, ऐसे करते करते जो सबसे ऊपर वाली ग्रंथि है वो बहुत तेज हो जाती है। बीच की गांठ क्या देती है? दिल और गले की चक्रों से जुड़ी है। बीच वाली गांठ दिल और गले के चक्रों से, यानी अनाहत और विशुद्ध चक्र से जुड़ी है। ग्रंथियां थाइमस छाती में अनाहत और थायराइड गले में विशुद्ध। अब बोलना साफ होता है, दया रहती है पर भावना दबा लेते हैं। और इनकी सबसे ऊपरी गांठ नाखून के पास है, ऊपरी गांठ नाखून के पास है। ये जुड़ी है माथे और सिर के चक्रों से। देखिए मैंने कल भी बताया था कि उंगली की पहली गांठ, पहला पोर और दूसरा पोर जहां एक होते हैं वो जगह बुद्धि की जगह है, वो जगह ज्ञान की जगह है। जिस किसी की ये गांठ विकसित है उनके आज्ञा चक्र और सहस्त्रधार चक्र की बहुत अच्छी विकास की स्थिति है। ये कभी भूलिए नहीं। इनकी पिट्यूटरी दिमाग के बीच और पीनियल दिमाग के ऊपर ये 2 ग्रंथियां पावरफुल हो जाएंगी। पीनियल सीधे ईश्वर के पास ले जाएंगी और पिट्यूटरी आपके शरीर के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण रखेगी। इसके कारण सोचने समझने की ताकत बढ़ जाएगी, ध्यान में मन लगेगा। पीनियल के कारण ध्यान और पिट्यूटरी के कारण समझने की, सोचने की ताकत बढ़ेगी।
गांठों की वजह से शरीर की ऊर्जा नीचे अटकती नहीं, ऊपर दिमाग की तरफ चली जाती है। देखिए, 2 गांठें आ गई इंसान की उंगलियों में, और क्या हो गया, ये पहली गांठ, ये दूसरी गांठ, और यहां पे आपकी तीसरी गांठ है जो आपका ग्रह है। तो इन्होंने क्या कर दिया, ऊर्जा को नीचे से ऊपर ले जाने का काम किया। ऊपरी गांठ विकसित हो गई, ऊर्जा और ऊपर आ गई। आपको चीज को समझना है, आपकी ऊर्जा पहले नीचे बैठी, फिर दूसरी गांठ के पास आई, और तीसरी गांठ विकसित, मतलब पहली गांठ नीचे से ऊपर, पहली गांठ विकसित हो गई तो ऊर्जा और ऊपर आ गई, और ऊपर आने के कारण आज्ञा चक्र और सहस्त्रधार चक्र खुल गए। इसलिए लोग दुनियादारी की चीजों से हटकर पढ़ाई, सोच विचार और सच की खोज में लग जाते हैं। ये तो फकीर किस्म के लोग हैं, इनको कोई लेना देना पड़ा नहीं किसी से। आप इनको हरा ही नहीं सकते, क्योंकि ये जीतने के लिए आए ही नहीं है। हाँ, नुकीली उंगलियां हैं तो ये छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, चौरसाकार उंगलियां हैं तो अपने अपमान का बदला लेंगे। अब वो कौन सी उंगलियां ऊपर है उसके ऊपर ये तय होगा। लेकिन ये जो व्यक्तित्व है, ये व्यक्तित्व आध्यात्म चिंतन और खुद के विकास के लिए बने हुए। ऊपर की ग्रंथियां ज्यादा चलती है तो नींद मूड और अकेलेपन का असर भी बढ़ता है। ये जो 1 नंबर की जो उंगली की गांठ है ना मित्रों, ये नींद मूड और अकेलेपन की गांठ है। जिस किसी के हाथ में ये बड़ी है ना, इनको नींद और अकेलेपन और मूड, इसका बहुत बड़ा महत्व रहता है। बहुत मूडी लोग हैं, कब क्या करेंगे इनका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए कभी कभी इन्हें रिश्तों में तकलीफ होती है। ये ध्यान में लीजिए, जब इंसान मुक्ति के दरवाजे की तरफ चलता है, उसका सामान्य जीवन से फिर कोई रिश्ता या लगाव नहीं रहता है। दार्शनिक हाथों में ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ ज्यादा बहती है, इसलिए कुछ चक्र तेज हो जाते हैं, कुछ धीमे हो जाते हैं। यह हस्त सामुद्रिक और योग की समझ के हिसाब से बताया जा रहा है, लेकिन मेडिकल जांच इसको मानती नहीं है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको ये चक्रों की स्थिति बताता हूं। इसमें इनमें चक्र कौन से तेज है, सहस्त्रधार सिर के ऊपर सबसे ज्यादा सक्रिय। ध्यान, अकेले सोचना, नई बात सीखना इसी से आता है। दूसरा कौन सा है, आज्ञा चक्र, दोनों भुवों के बीच, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का है। सहस्त्रधार चक्र पिनियल ग्लैंड का है। आज्ञा चक्र से विवेक, सवाल करना, हर बात को परखना, इसलिए ये लोग जल्दी भरोसा नहीं करते। विशुद्ध चक्र थायराइड ग्रंथि से है। इसका काम है बोलना, तर्क करना, पढ़ना, बहस करने की आदत यही से आती है। मणिपुर चक्र अग्नाशय यानी नाभि से आता है। इनमें भोजन से ज्यादा चिंता की भूख है। इनसे भोजन से ज्यादा चिंतन की भूख है। विचारों को पचाना, विश्लेषण करना इनमें इतना तेज होता है कि इन चक्रों से तेज होने के कारण यह व्यक्ति ज्ञानी, चिंतक और सलाह देने वाला बन जाता है। और इनमें धीमे चक्र कौन से है, देखिए, मूलाधार, रीढ़ के नीचे वाला एंड्रेनल ग्रंथि, इनके लिए बहुत धीमा चलता है। तो पैसा, जमीन, सुरक्षा, इनकी ज्यादा जरूरत नहीं है, इसलिए धन कमाने के पीछे नहीं रहते। स्वादिष्ठान पेट के नीचे जनन ग्रंथियों से जुड़ा है। भोग, मौज मस्ती, इच्छाएं इनकी बहुत कमजोर है। रिश्तों में गर्मजोशी कम लगती है। बहुत ज्यादा लोगों से रिश्ता बनाने में इनको कोई आनंद नहीं आता है। अनाहत चक्र दिल के पास, थाइमस ग्रंथि, समाज के लिए दया तो रहती है, पर अपने करीब लोगों से भावनात्मक जुड़ाव कमजोर पड़ जाता है, इसलिए प्रेम और परिवार में तनाव आता है। ये बहुत मजेदार बात है, इसकी काफी रिपीटेशन आगे चल के होगी, इसको बस समझे, यहीं पे छोड़ दे। हम आगे इनको उंगलियों के साथ, उंगलियों के अनुपात के साथ बहुत बार पढ़ने वाले हैं। दार्शनिक हाथ वाले व्यक्ति उंगलियां अधिक गांठदार होती है, तो व्यक्ति विचार प्रधान, यह व्यक्ति विचार प्रधान होगा, और इस प्रकार व्यक्ति का झुकाव प्रत्येक बात के सूक्ष्म विश्लेषण की ओर अधिक होगा। यदि दार्शनिक हाथ की उंगलियों की नोक नुकीली है तो व्यक्ति आत्मत्याग की भावना से युक्त है। यदि दार्शनिक हाथ की उंगलियां नोक वर्गाकार अथवा नुकीली उंगली वर्गाकार अथवा नुकीली उंगलियां दोनों के ही मिश्रण को हो, या मतलब
वर्गाकार भी, स्क्वायर भी हो गई और नुकीली भी हो गई, तो इन इन व्यक्तियों में विशेष रूप से गंभीरता झलकती है, जिसके कारण व्यक्ति में रहस्यवादिता का जन्म होता है तथा उसकी विचारधारा धार्मिकता के लिए हुई होती है। इस प्रकार लोग बचपन से ही पारिवारिक बंधनों से मुक्त या पृथक हो जाते हैं। वैरागी, यति, मुनि, साधु, सन्यासी आदि मिश्रण में यह हाथ चला जाता है। मित्रों, करियर गाइडलाइन हमारे हस्त सामुद्रिक का सबसे बड़ा हिस्सा है। हम कौन सी दिशा में बढ़ेंगे, इसको हमें बहुत गंभीरता से लोगों को बताना पड़ेगा। हमको ये बताना पड़ेगा कि आपके हाथ की स्थिति कौन सी है। वर्गाकार और नुकीली सिरों के साथ जब दार्शनिक हाथ आता है तो आदमी बैरागी, यति, मुनि, साधु, सन्यासी आदि हो जाएगा। यह आदमी एक विशेष काम के लिए, रहस्यवादिता के लिए, व्यक्तित्व में बहुत बड़ा रहस्यवादित्व का अवसर। इस आदमी का जन्म इतने बड़े रहस्य के साथ होता है और वो इतने बड़े रहस्यों को उजागर करता है कि इन लोगों को हम फिर बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा या फिर बहुत बड़े साधु संत कहते हैं। आपके दिल्ली के बहुत सुप्रसिद्ध या बहुत लाडले नीम करोली बाबा जी के जीवन की छोटी सी बात बताता हूं, सबको शायद मालूम होगी। बिरला भवन में नीम करोली बाबा जी का सत्संग चल रहा था। सत्संग में सबसे आखिर में एक आदमी बैठ के फूट फूट के रो रहा था और बाबा जी का उसके पास ध्यान गया। सत्संग खत्म हो गया, लोग चले गए, आदमी वहीं पे बैठा था, फूट फूट के रो रहा था। बाबा जी ने उसको बुलाया और बोला कि बच्चे क्यों रो रहे हो? तो वो आदमी और जोर से रोने पड़ा, उसके जबान से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। और बाबा ने बोला, अरे तुम जिसके लिए रो रहे हो वो कल तुम्हारे देश का पंतप्रधान बनेगा। मित्रों, ये बात सुन के वो आदमी रोमांचित हो गया, अंदर बाहर से बिजली दौड़ गई कि आप क्या बोल रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान का छोटा भाई उनके सत्संग में आया था दिल्ली में, और शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के जेल में कैद थे और उनको सजाए मौत सुनाई गई थी। और दूसरा दिन, मतलब कल का दिन, उनकी फांसी का तय था। और नीम करोली बाबा बता रहे हैं कि बेटे तुम जाओ, तुम्हारे भाई को पंतप्रधान बनना है। मित्रों, उसी दिन देखिए ये लोग कितने शक्तिशाली और कितने ताकत वाले हैं। उसी दिन इंदिरा गांधी ने रात को बांग्लादेश पे हमला करवाया और हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को हराते हुए बांग्लादेश का एक नए देश का निर्माण किया। और जो आदमी एक कारागृह में बंद था, जिसकी सजाए मौत तय थी, उसको बाहर निकाला गया और शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का पहला पंतप्रधान बनाया गया। ऐसे ये शक्तिशाली, प्रभावशाली लोग इस दार्शनिक हाथ की मिश्र उंगलियों की स्थिति में बनते हैं। ये भूलना नहीं, हमें साधु बैरागी संतों को भी पहचानने की क्षमता हमारी हस्तरेखा देती है। तो अब देखिए कौन लोग काफी प्रसिद्ध है दुनिया में। मैं उन लोगों की आपके सामने जानकारी रखूंगा। ये आपके कीरो, जो हमारे हस्तरेखा के श्रेष्ठतम लोगों में जाने गए, माने गए, या इन्होंने अपने एक नए दृष्टिकोण को दुनिया में रखा। पारंपरिक हस्तरेखा को बदलते हुए इन्होंने हस्तरेखा को एक नया आयाम दिया। ये कीरो साहब और ये सारा बर्नार्ड। ये दोनों भी हाथ बहुत प्रसिद्ध है। सारा बर्नार्ड के हाथ में तो रवि रेखा इतनी शानदार है कि इनका हाथ देखने लायक बनता है। स्वयं को दूसरों को समर्पित करने से ही मनुष्यता समृद्ध होती है। घृणा कम करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत थका देती है। दयालु तत्व का भाव अधिक रखना चाहिए, क्षमा करनी चाहिए और कभी भूलना नहीं चाहिए। सबको क्षमा करे, मानवता की सेवा करे, ये सारा बर्नार्ड का बहुत बड़ा विधान है। इसको द डिवाइन सारा कहते थे। द डिवाइन सारा बहुत ही श्रेष्ठ ये नर्तिका थी।
इसने करीब करीब 120 अलग अलग जो नाटक चलते हैं, जो स्टेज शो चलते हैं, उसमें काम किया था। 70 से ज्यादा स्टेज शो में इसने पुरुष की भूमिका निभाई थी। ये बहुत प्रतिभाशाली औरत थी, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी, और यही से सेलिब्रिटी मानने का या सेलिब्रिटी होने का जो सम्मान मिलता है, सारा बर्नार्ड से शुरू हुआ। और वो काफी रहस्यमयी औरत थी। कहा जाता है कि एक ताबूत में सोती थी। उसका दावा था कि इसमें मुझे मृत्यु को मुझे बेहतर ढंग से अनुभवित करने में सहायता होगी, मदद मिलेगी, तो मैं ताबूत में सोती हूँ। और कहते हैं, ऐसी अफवाह है कि उसके घर में मानवी खोपड़ी का एक छोटा सा सजावटी डिब्बा था। उसके शयन कक्ष के फर्श से छत तक काले मखमल से सारा कुछ ढका हुआ था। अभी ये निरर्थक बातें हो सकती है, लोगों को चौंकाने के लिए बताई गई होगी, लेकिन मैं इसको क्यों मानता हूं मैं बताता हूं। लोग क्या कहें इससे मुझे लेना देना नहीं, लेकिन हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद जी जैसा एक बहुत बड़ा दार्शनिक भारतवर्ष में होके गया। स्वामी जी लगभग ईश्वर का अंश थे, और ऐसे कार्य उन्होंने किए कि हिंदू सनातन धर्म पद्धति को विश्व के स्तर पर पुनः एक बार प्रस्थापित किया। तो जब 1895 के समय काल में निकोला टेस्ला, सारा बर्नार्ड और स्वामी विवेकानंद जी पेरिस में मिलते हैं, और इन लोगों में बहुत देर तक बहुत गहन बातचीत होती है। मित्रों, ये इतिहास में कैद बात है कि इनमें जो बातें हुई वो काफी रहस्यमयी और काफी गहन बातें हुई। निकोला टेस्ला को कौन सी दिशा में कौन सा संशोधन करना चाहिए और वो क्या कर सकता है, इसका पूरा अनुभव, उसकी पूरी जानकारी स्वामी जी ने निकोला को दी थी। और उस वक्त एक दार्शनिक के तौर पर, एक बहुत ही शक्तिशाली बुद्धिमान औरत के तौर पर, ये सारा बर्नार्ड भी वहां उपस्थित थी। 3 लोगों की मीटिंग हुई, बहुत गहन मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बारे में बहुत सारी बातें चर्चाओं में है। प्रमाणित कोई बात है नहीं तो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन स्वामी जी अगर किसी के साथ लंबे समय तक गहन वार्तालाप करते हैं तो वो कोई सामान्य आदमी नहीं थे, ये बहुत बड़े दार्शनिक लोग हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि ये दार्शनिक हाथ होना एक अपने आप में श्रेष्ठतम निर्मिति है। इनके कुछ दोष हैं, लेकिन इनकी कुछ बहुत विशेषताएं भी है। इसको द डिवाइन सारा कहते हैं। दो बहुत ही विशेष, बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति इसको माना जाता है। मित्रों, ये है दार्शनिक हाथ की स्थिति। ये ऐसे हाथ है, इनके माध्यम से हम इंसान के व्यक्तित्व को बिल्कुल समझ सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी रेखाएं आपको साधु संत या बैरागी होने की जानकारी देंगे? मैंने आज तक 36 सालों में ऐसी कोई रेखा नहीं देखी कि जिसके माध्यम से मैं कहूं आप साधु संत हो जाओ। आप साधु संत हो जाएंगे। अगर आप में से किसी ने ऐसा कहा है और सत्य हुआ है, तो वो संभवतः आपकी आध्यात्मिक शक्ति के कारण आपने रेखाओं के द्वारा कुछ बताया, लेकिन हस्त लक्षण के द्वारा बिल्कुल बताया जा सकता है, और ये इसका प्रमाणित अभ्यास है। मैं विज्ञान को मानता हूं, मैं प्रमाण को मानता हूं, मैं आपको प्रमाण पढ़ाऊंगा। मैं आपको कोई चीज जो प्रमाण के साथ नहीं है वो नहीं पढ़ाऊंगा। तो आपको मैं आज यहीं पर रोकता हूं। लगभग समय समाप्ति हो गई है। 10, 10:30 बजे को खत्म करना था, 8 मिनट ऊपर चले गए। मित्रों, ये यात्रा बहुत बड़ी है, 50 घंटे पूरे करने, लेकिन करते करते धीमी गति से सबको ये बातें समझे, सारी चीजें आपके मस्तिष्क से आपके अंतकरण तक पहुंचे, इसके लिए समय थोड़ा कम कर रहे हैं। अब बचे हुए आधे घंटे के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। किसी की कोई शंका हो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले। जब आपकी समस्याएं, आपके सवाल खत्म हो जाएंगे तो हम कक्षा का अंत कर देंगे। मेरी पढ़ाई का काम आज यहीं पर रुकता है। आप सबका धन्यवाद। अब किसी को कुछ पूछना है तो जरूर पूछ लो।
सर ये जो आपने मार्स पॉजिटिव की लोकेशन बताई है, ये अंगूठे के बिल्कुल पास है। अच्छा, और जो मार्स निगेटिव है वो आपने बुध के पर्वत के नीचे बताई है। एक मिनट, आपका मतलब मैं कौन सा चित्र बता रहे हैं आप मुझे? ये चित्र है सर, अभी आपने जिसमें राउंड करके अलग अलग, इससे और पहले चले जाएं थोड़ा स्टार्टिंग सा। में सर। हाँ, ये है? स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ही। स्टार्टिंग में। बिल्कुल स्टार्टिंग में। ओके जी, ये आगे हम, हाँ। हाँ जी। ये सर, हाँ जी। तो आपने ये मार्स पॉजिटिव बताया है क्या ये ये? गलत है, ये गलत है। हाँ सर, मैंने ये इसीलिए, चूंकि मार्स हमें ये ये बता, मार्स निगेटिव है। मार्स उच्च है सर, ये हाँ। मार्स निगेटिव है, और हाँ मार्स निगेटिव होता है सर यहाँ ये पे। पॉजिटिव है। ये ठीक। ये गलत है। ये मैं रिवर्स है सर। मैंने इंटरनेट से ये चित्र आपको केवल जानकारी के लिए उठा के लगा दिया था कि ये ग्रह को स्थिति है। ग्रह जब पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें मैं आपको बहुत शांति से विस्तार से पढ़ाऊंगा। इसको पॉजिटिव कहते हैं क्योंकि ये आपके करेज का, जी आपकी धीरज का, आपके हौसले का ग्रह है। और ये आपकी भावनाओं में बड़ी चंचलता का ग्रह है, इसलिए इसको माइनस कहते हैं। ये जी। माइनस है और ये प्लस है। बहुत अच्छा करेक्शन है साहब, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नहीं सर, मुझे चूंकि लगा था तो मैंने जस्ट पूछ नहीं नहीं लिया। नहीं साहब, ये मुझे ही गंभीरता से लेना चाहिए था। मैंने जल्दी जल्दी में, ये अच्छी लगी चित्र उठा नहीं के। नहीं सर, बिल्कुल सही चित्र है आपका, आपने बिल्कुल सही बताया मैं है। माफी भी मांगता हूँ, ये गलत अभ्यास है ये आप। तो थोड़ा माइनर करेक्शन है सर, क्योंकि मुझे ऐसा लगा तो आई जस्ट गॉट ये बिल्कुल क्लेरिफाई। सत्य है साहब, और आप जागृत अभ्यासक हैं, मैं आपको धन्यवाद दूं। जी। आपको और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। सर नमस्कार जी। जी नमस्ते सर। सर ये जो हमारे महापुरुष हुए हैं हाँ इंडिया जी। में या बाहर, हाँ जी सर। तो जो मतलब आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र की यात्रा में होते हैं सर, जी सर। उनका जो एंड है सर वो बुरा क्यों होता है? जैसे अरस्तु था, इसको जहर दिया गया था जी। ये बुरा कैसे सर? है जी। इसको बुरा कैसे कह सकते हैं हम? अब जैसे ओशो था, इसको भी जहर दिया गया था सर, बिल्कुल जेल में ही। सर। तो ये क्या कारण होता है सर ये? देखिए सर, आप ओशो का आपने अगर नाम लिया है तो ओशो के हाथ को आप देखें, और बहुत पतली पतली लंबी उंगलियां हैं, गांठदार उंगलियां हैं, नुकीली भी है और चौकार भी है। इन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया है। इन्होंने कभी भी किसी को भी अपने ज्ञान से ऊपर नहीं पकड़ा है। इनमें कोई डर ही नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे बताया है। मैं पुनः एक बार आपको वहां पे लेके चलता हूं। यदि दार्शनिक हाथ की उंगलियों की नोक नुकीली होगी तो व्यक्ति आत्मा और त्याग की भावना से युक्त होता है। आप अगर ओशो का नाम लेते हो तो ओशो की उंगलियां काफी नुकीली भी है और चौकार भी है। अरस्तु, उसकी तो कोई उंगलियों का प्रमाण है नहीं मेरे पास। लेकिन ये लोग कोई भी चीज खोने के लिए बिल्कुल तत्पर है। इनके लिए किसी भी चीज का मोल उनके विचारों से ज्यादा नहीं है। ये बहुत गहन बात है। ओशो को अगर आप सुनते हो तो आपके पास उनके शब्दों को काटने के लिए कोई जगह नहीं है। आप जब तक उनको सुनते हो आप उनके एक भी विचार को काट नहीं सकते। इतने प्रमाणित, इतने शुद्ध और इतने स्पष्ट विचार है कि उन्होंने इंसान के जीवन को बहुत सरल और सहज कर दिया। जिस किसी ने ओशो को समझा, सुना, पढ़ा, उसके जीवन में आमूलाग्र बदल आ गया। ये लोग बहुत तेजी से अपने जीवन को सरल जीने की दिशा में चले गए। बहुत सरल कर दिया ओशो ने लोगों का जीना। लेकिन लेकिन लोगों को सच्चाई कम पसंद है। ये बहुत स्पष्ट बात करते हैं ना, तो इनके लिए बहुत सारे शत्रु भी निर्माण हो जाते हैं। और इनमें किसी का डर ही नहीं है। किसी का डर ही नहीं है। आप मेरी जान ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो चाहिए आप कर लो, मैं सत्य से नहीं हटूंगा। तो जितने भी बड़े दार्शनिक है, सबको सत्य के लिए धरती पर से जाना पड़ा है। आप जीसस तो का सर, नाम देख लो। हाँ सर। अब ये जो ओशो था सर, इसने मतलब कई जगह जिक्र किया है कि मेरा जो आज से मैंने जो 20 साल पहले ये बात कही थी वो जी। उस समय तो सही थी, लेकिन जो अब मैं
55 का हो गया हूँ, 50 का हो गया हूँ, तो इस समय वो उसको मैं चेंज करते हुए ये बता रहा हूँ भाई उसमें ये चेंज हुआ है, क्योंकि मेरा स्पिरिचुअल लेवल उस समय कम था, आज मेरा स्पिरिचुअल लेवल बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए वो चीज आज ये बनती है। जी सर उन्होंने देखिए, अपनी बातों को खुद काटा है सर। नहीं नहीं देखिए सर, ये इसमें मैं थोड़ा और एक पीछे लेते जाता हूं। आपने बहुत अच्छे सवाल किए, मैं आपके जागरूकता का बहुत सम्मान करता हूं। ऐसी ही जागरूकता चाहिए अभ्यास करने में, और इसका भी मैंने यहाँ पे जिक्र किया है। ये चलेगा ही नहीं तो कह रहे इतने का तो ये है ही नहीं। ऐसे हाथ वाले व्यक्ति बुद्धिजीवी, चिंतक और संतोषी कहा जा सकते हैं। किसी हैं? बात पर बिना सोचे समझे ऐसे व्यक्ति विश्वास नहीं करते हैं। दार्शनिक हाथ वाला व्यक्ति बहुत सोच समझकर ही किसी बात को स्वीकार करता है। आवश्यकता से अधिक तर्क वितर्क करना इसमें आ जाएगा ना। इनके प्रवृत्ति में शामिल है। भाई संभव है किसी का बंद कर लीजिए ना, ये माइक आवाज चल रहा है किसी आवाज का। किसी का चल रहा है, कृपया बंद करें। आवाज चल रहा है किसी का। ऐसे जातक हाथ वाला विद्वान सतत चिंतनशील होता है। ये लोग बहुत अंतर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत कम बोलना पसंद करते हैं, और ऐसे लोग निरंतर चिंतन प्रक्रिया में रहते हैं। ये खुद को काटना नहीं है, अपितु और संतुलित और प्रमाणित दिशा में जाने का ये मार्ग है। लेकिन इनमें इतना विकास है, इतनी गहराई है कि खुद के शब्दों को भी वो पीछे लेके सही प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। ये इन्हीं की ताकत है, यही लोग ये कर सकते हैं। अन्यथा हम तो अहंकार से भर जाते हैं। हमने कहा वही सही है। यही लोग हैं जो अपने विचारों को बदलने की भी क्षमता रखते हैं और नए विचारों को प्रस्तावित भी करते हैं। मैं आपको एक बहुत बात विशेष बताता हूं। इन्होंने तो अपने कुछ सिद्धांत पीछे लिए, और इन्होंने जो विस्तारित, प्रमाणित और गहन बात है सबके सामने रखी। अब गौतम बुद्ध जी के जीवन का एक हादसा बताता हूं। शुरू में तो गौतम बुद्ध साहब हिंसा के काफी खिलाफ रहे, या फिर उनको जो वैराग्य उत्पन्न हुआ वो एक बीमार, एक मृत आदमी और एक दुखिया आत्मा को देखे ही हुआ। जो आदमी बीमार हो गया है, बहुत दिक्कत से गुजर रहा है, जिसकी मृत्यु हो गई, इसी के कारण उनके अंदर बहुत बड़ा वैराग्य आ गया था, और उन्होंने आत्मा की खोज या अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य खोजने के लिए वानप्रस्थाश्रम कर लिया। लेकिन उनको बुद्धत्व मिलने के बाद भी एक समय ऐसा आया कि लोगों को जीवन के लिए, जीने के लिए मांस भक्षण की अनुमति उनसे मांगनी पड़ी। किसी को दुख देना नहीं है, किसी के दुख का कारण बनना नहीं है। इस विषय को मानने वाले आदमी ने भी अंतिमता एक जगह मांस भक्षण की अनुमति दे दी, क्योंकि जब उनके द्वारा ज़ेन तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए उनका एक बहुत करीबी शिष्य भारत से निकल के चाइना, चाइना से फिर आगे जापान तक गया, तो बीच में रास्ते में उनको बहुत जगह ऐसा दिखा कि अब यहाँ पे मांस भक्षण ही इन लोगों की रहने की, जीने की एक जरूरत है। यहाँ पे हमारे तत्व नहीं चलेंगे, केवल और केवल आप साकार करो तो ये चीजें यहाँ पे नहीं चलेगी, क्योंकि इनके जीने के लिए दूसरे बहाने, दूसरे साधन नहीं है। तो बकायदा उनको अनुमति मांगी गई थी और उन्होंने अनुमति दी है। अगर आप बुद्ध चरित्र पढ़ते हो तो आपको दिखेगा कि दार्शनिकों ने समय समय पर स्थल काल सापेक्ष विचार प्रक्रियाओं को स्वीकार किया। अंगुलीमाल को जब उन्होंने अपना शिष्य बनाया, तब बात उन्होंने बताई थी कि भाई तुम एक
पेड़ का पत्ता तोड़ के लेके आओ, वो तोड़ के लेके आ गया। फिर बोले आप उसको जाके जगह पे चिपका दो, तो वो बौखला गया कि अब तुमको समझता है कि टूटा हुआ पेड़ वापस चिपका ही नहीं जाता है। तो उन्होंने बोला फिर तुम जिस आदमी को जीवन नहीं दे सकते उसको मार क्यों रहे, जो तुम्हारे बस में नहीं है वो तुम क्यों कर रहे हो। और उसी एक शब्द में अंगुलीमाल उनके पैरों में गिर गया। और अहिंसा का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार गौतम बुद्ध जी ने शुरू में किया है, और अंत में भी वो अहिंसा के खिलाफ ही रहे, हिंसा के खिलाफ ही रहे। लेकिन स्थल काल सापेक्षता, समय सापेक्षता के साथ स्थल सापेक्षता भी उनको आगे चल के लेनी पड़ी, और उसके कारण उन्होंने जो विचार दिए, और वो विचार जीवन को सरल सहज और जीने को अनुमति देने वाले हुए। इसलिए फिर चाइना, इंडोनेशिया, जापान, इन दिशाओं में बुद्ध विचारों का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हुआ। लेकिन वहीं पर उनसे पहले 50 साल आए हुए भगवान महावीर जी अपने विचारों पे बहुत बहुत स्पष्ट और बहुत ही कठोरता से बने रहे। तो जैन धर्म का विस्तार बहुत कम रहा। आज भी ऐसी स्थिति है कि विश्व में हर धर्म विकसित होता है, और हर धर्म को नए अनुयायी मिलते हैं और नए साधक भी जुड़ते हैं। 27% मुस्लिम धर्म बढ़ रहा है, 11% तक आपका हिंदू धर्म बढ़ रहा है, 11% तक बौद्ध धर्म बढ़ रहा है, 7% हिंदू धर्म बढ़ रहा है। लेकिन जैन धर्म मात्र 5% हर साल बढ़ रहा है, क्योंकि जीने के लिए बहुत कठोर व्रत दिए गए। जीने की सहजता उन्होंने दी नहीं, वो अपने शुरू के विचारों से बंधे रहे, आखिर तक उन्हीं विचारों से बंधे रहे। और अगर आप देखेंगे तो जैन धर्म के जो नियम है आज भी बहुत कठोर है। अनेकांतवाद, स्यातवाद, इसको आप अगर पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इनके नियम इतने कठोर है कि इंसान जैन धर्म को स्वीकार के उसको निभाए ऐसा बहुत कम है। जो जैन है वही इस धर्म को निभाने के लिए संन्यास लेते हैं, और वो भी बड़े मनोबल के साथ वो लोग सन्यासी होते हैं। नए लोग नहीं जुड़ रहे। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बौद्ध धर्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हर साल 50,000 से ज्यादा लोग बौद्ध धर्म को स्वीकृति दे रहे हैं। हिंदू धर्म खत्म हो रहा है, जैन तो सबसे छोटा धर्म है। मुस्लिम धर्म बहुत बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्रिश्चियन धर्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो मुझे यही कहना है कि समय सापेक्षता, स्थल सापेक्षता, काल सापेक्षता हर दार्शनिक के पास रही है, और जो दार्शनिक समय स्थल सापेक्ष नहीं रहा उसको अंततः उसके दर्शन का विचार एक प्रमाण में ही करने का अवसर मिला। जिनके दर्शनों में लौचिकता है, जिनके दर्शन में सहजता है, लचीलापन है, उनके अनुयायी बहुत बड़े, बहुत लंबे सालों तक, समय तक उनके विचार प्रसारित होते रहे। आशा करता हूं मेरा ये उत्तर आपको संतुष्टि देगा। वैसे आपका ये प्रश्न बहुत गहन है, मैं इस सवाल के लिए जवाब दूं इतना बड़ा नहीं हूं। आप मुझसे बहुत अच्छे सुलझे हुए और बहुत ही स्थिर बुद्धि वाले अभ्यासक हो। मेरे हाथ से कोई गलत जवाब होगा तो मैं आपसे विनम्रतापूर्वक माफी मांगता हूं। नहीं सर, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया सर इसको। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछें। बहुत अच्छा क्लास था सर, थैंक यू सो मच इतने अच्छे से समझाने के लिए। आप डॉक्टर हो इंद्राणी जी, मैं तो बहुत सामान्य अभ्यासक हूँ आपके सामने। आपने तो बकायदा डॉक्टरी पढ़ी है, तो विद्वत्ता के स्तर पर आप मुझसे ऊपर हो। अगर आप मुझे अच्छे तरह से स्वीकार कर रहे हो तो मैं आपके लिए बहुत बहुत विनम्रता पूर्वक आपको अभिवादन करता हूँ। और आप भी बहुत बड़े सर शिक्षा के जगह में कोई ऊपर नीचे नहीं होता है सर, हम सब समान हैं, हम जी, सभी सीख रहे हैं, लेकिन किसी को ऐसे मत सोचिए। स्वीकृति देना ये बड़े दिल की बात होती है। मेरे साथ आज यहाँ राकेश भाई जुड़े हुए हैं। राकेश भाई बहुत श्रेष्ठ अभ्यासक है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, मैं किन किन का नाम लूं। हमारे प्रेम बंधु साहब हैं,
हमारे राधा जी हैं, हमारे रावत साहब हैं, और भी बहुत सारे श्रेष्ठतम अभ्यासक, मीनू शर्मा जी है। अरे ये लोग मुझसे कई गुना बेहतर हैं, लेकिन इतनी विनम्रता से मुझे सुनते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, और मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। आप मुझे सुनते हो, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और भी थैंक यू सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर क्लास आपने दी आज। धन्यवाद मीनू जी। आप कहीं ना कहीं सर आपका भी जो हाथ है वो दार्शनिक हाथों के अंदर ही आता है। अरे नहीं मीनू जी, मैं तो एक सामान्य अभ्यासक हूँ। मैं कहाँ का दार्शनिक हूँ, आप जो बहुत दार्शनिक। जो दार्शनिक हाथ के पॉइंट्स आपने बताए वो जी। कहीं ना कहीं 80 से 90% तक आपसे मैच करते हैं। अरे दार्शनिक मैं नहीं हूँगा, बहुत बड़ी बात है वो तो। लेकिन आपका आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे, और मैं आपके विनम्रता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट। चलिए, तो गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद। कल बहुत मिलेंगे। धन्यवाद सर, बहुत क्लास बहुत धन्यवाद। आप क्लास 5 मिनट बाद बंद करना सर। हाँ, मैं अभी रुकता हूँ। हाँ और हाँ हाँ। नहीं, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए एक मैं बार। रिकॉर्डिंग को अब स्टॉप कर देता हूँ।